नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने बड़ा दांव खेलने की तैयारी कर ली है। कांग्रेस की इस समय इंडिया गठबंधन के सभी दलों के साथ आप जानते हैं कि सीट शेयरिंग यानी कि सीटों के बंटवारे को लेकर बैठकें हो ही रही हैं और इसके अलावा पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की अलग अलग समितियों के साथ बैठकें हो रही हैं। राज्य प्रभारियों और बड़े नेताओं के साथ रणनीतियां बनाई जा रही हैं और अब खबर आई है कि कांग्रेस लोकसभा की कई सीटों पर अपने वरिष्ठ नेताओं, पूर्व सांसदों और मंत्रियों को उतारने की तैयारी कर रही है। खासकर उन सीटों पर जहां पिछली बार बीजेपी को 50% तक वोट मिले थे, यानी अब कांग्रेस ने बीजेपी को सीधी चुनौती देने की तैयारी कर ली है। कांग्रेस के साथ अब इंडिया के दल भी यानी कि गठबंधन, जो इंडिया गठबंधन है, उसकी पार्टियां भी अपनी एकता की मंशा जाहिर कर रहे हैं। कल खबर आई थी कि समाजवादी पार्टी की एक बैठक में किसी नेता ने मायावती के बारे में कुछ कहा तो अखिलेश यादव ने उन्हें टोक दिया था कि मायावती हमारी वरिष्ठ हैं और सम्माननीय भी हैं। और इसी तरह आज खबर आई है कि ममता बनर्जी ने अपने प्रवक्ताओं को निर्देश दिए हैं। एक तो पहली बात कि प्रवक्ता उन्होंने बदल दिए, बहुत सारे प्रवक्ताओं को बदल दिए हैं मायावती ने, और दूसरी बात यह कि उनको निर्देश ये दिया गया है कि कांग्रेस के खिलाफ बयान न दें, इंडिया गठबंधन के बारे में कोई बात, अनर्गल बातें न करें। ये ममता बनर्जी ने अपने प्रवक्ताओं को कहा है। मायावती भी अब कांग्रेस के खिलाफ कुछ कहने से बच रही हैं। ये लगातार आप देख रहे हैं, पिछले दिनों उनके जो ट्वीट्स आए हैं उससे ये तमाम हलचलें इसी बात का संकेत हैं कि इस बार बीजेपी का मुकाबला अकेले कांग्रेस, शिवसेना, टीएमसी या समाजवादी पार्टी से नहीं होगा, बल्कि सारे दल एक साथ मिलकर बीजेपी के सामने दीवार की तरह खड़े होने वाले हैं और बीजेपी इस दीवार को पार करेगी तभी सत्ता की दहलीज पर पहुंचेगी, वरना उसके लिए विपक्ष की सीटें तैयार रहेंगी, यानी कि हार जाएगी और विपक्ष में वो बैठेगी। ये तमाम बातें यहां हो रही हैं। इसके अलावा जो सीट शेयरिंग की बात है, इस पर अलग अलग नेताओं के बयान भी आए हैं। कुछ नेताओं के बयान सुनाना भी चाहूंगा। आइए सबसे पहले अखिलेश यादव सीट शेयरिंग को लेकर जब उनसे पत्रकारों ने पूछा तो क्या कुछ कहा है, उसको सुन लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। सुनिए। मुझे उम्मीद है कि जो गठबंधन की बातचीत हो रही है वो अच्छे माहौल में बातचीत हो रही है और उसका बहुत जल्दी आपको पता लग जाएगा। मुझे उम्मीद है कि जो गठबंधन की बातचीत हो रही है वो अच्छे माहौल में बातचीत हो रही है और उसका बहुत जल्दी आपको पता लग जाएगा। मुझे उम्मीद है। तो अखिलेश यादव का आप सुन रहे थे, अच्छे माहौल में बातचीत चल रही है, गठबंधन की बातचीत, और जो कुछ बातचीत हो रही है कुछ दिनों में आपको पता चल जाएगा। लेकिन इनके अलावा उधर बिहार के सीएम नीतीश कुमार से भी पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी सुन लेते हैं। नीतीश कुमार अपने अंदाज में अपनी बात रखते हैं, जरा उनकी बात भी सुन लीजिए। सब समय पर हो जाएगा, चिंता मत करिए। सब समय पर हो जाएगा, चिंता मत करिए। तो सुन रहे थे आप नीतीश कुमार को। सीट शेयरिंग पर सवाल, पत्रकारों के पास भी आजकल एक घिसा पिटा सवाल रह गया, सीट शेयरिंग को लेकर क्या कुछ हो रहा है। इसके अलावा और कोई बातें रहती नहीं है पूछने के लिए, तो यही बात पूछते हैं और यही बात पूछी जा रही है। कह रहे हैं हो जाएगा और जो भी होगा आपको पता चल जाएगा। यही बात उधर अखिलेश यादव कह रहे हैं, ममता बनर्जी भी यही बात कह रही हैं। और सबसे बड़ी बात कि कल एक बार फिर से इधर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच बैठक होने वाली है। उस बैठक में फाइनल राउंड की बैठक है और सब कुछ फाइनल करना है। तो लगभग इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे की जो बात है वो फाइनल स्टेज पर है। और ऐसे भी राहुल गांधी ने कह दिया है कि 14 तारीख को भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू होने से पहले सीटों के बंटवारे का काम पूरा हो जाना चाहिए। और कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस के कई सारे नेता भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने वाले हैं, इसलिए भी इस काम को पूरी तरह से फाइनल करके और अलग अलग राज्यों की तैयारियां इनकी उसकी शुरुआत हो जाएगी। महाराष्ट्र में ऑलरेडी सीटों के बंटवारे की बात फाइनल राउंड की हो चुकी है। तो एक तरफ सीटों के बंटवारे की बात, दूसरी तरफ आपने सुन लिया, देख लिया कि अखिलेश यादव ने कैसे टोक दिया कि नहीं, मायावती जी हमारी वरिष्ठ हैं, उनके बारे में अनर्गल बातें मत कीजिए। तीसरी तरफ आपने देख लिया कि ममता बनर्जी कह रही हैं कि
कांग्रेस के बारे में आप इधर उधर की बातें मत कीजिए और अपने प्रवक्ताओं को उन्होंने कहा है कि इंडिया गठबंधन को मजबूत करना है, उस हिसाब से ही अपनी बातें रखिए। तो ये तमाम बातें कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन की अंदरूनी मजबूती को दर्शाती हैं। दूसरी तरफ एक दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं। खबर राम मंदिर से है। राम मंदिर की चर्चा सुबह से शाम तक आप सुन ही रहे होंगे, तमाम चैनल वहीं डेरा डाले हुए हैं और राम मंदिर पर बीजेपी का दांव लेकिन अब फेल हो रहा है दोस्तों। बल्कि एक तरह से कहें कि उसके लिए यह घातक साबित हो गया है ये दांव। ऐसा क्यों कह रहा हूं, उसके कुछ नमूने आपके सामने पेश करना चाहता हूं। अब केवल विपक्ष ही नहीं है बल्कि शंकराचार्यों ने भी बीजेपी की राजनीति का विरोध किया है और इस बात का सोशल मीडिया से खूब प्रचार हो रहा है कि हिंदू और सनातन धर्म को संभालने वाले शंकराचार्य ही अब बीजेपी के खिलाफ हैं, तो फिर बीजेपी खुद को कैसे धर्म का रक्षक बता सकती है। शंकराचार्यों समेत कई धर्म गुरुओं की नाराजगी बीजेपी के लिए सत्ता से रवानगी का सबब बन सकती है। जो लोग सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के राम मंदिर में न जाने को लेकर, राम मंदिर में मतलब राम मंदिर के उद्घाटन वाले दिन न जाने को लेकर मुद्दा बना रहे हैं, उन पर भी अब कटाक्ष हो रहे हैं कि क्या वे शंकराचार्यों को भी धर्म विरोधी कह पाएंगे। क्योंकि अभी आप देखिए, सुबह से एक बात खूब चल रही है। बीजेपी के प्रवक्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि ये जो कांग्रेस पार्टी है ये गांधी वाली पार्टी नहीं है, ये नेहरू की पार्टी है। नेहरू भी नहीं गए थे सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन में, इसीलिए सोनिया गांधी नहीं जा रही हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं जा रहे हैं। क्या यह दलील इतनी आसान है या यह बात इतनी आसान है जिसे या देश की जनता मान लेगी? एक बड़ा सवाल है। आखिर शंकराचार्य क्यों नहीं जा रहे हैं? यह भी सवाल तो पूछा जाना चाहिए बीजेपी के लोगों से। यानी बीजेपी अब जो बीजेपी के पक्ष में फेंके जाने वाला हर पासा कांग्रेस के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों। सवाल तो शंकराचार्यों के बारे में भी पूछे जाएंगे, सवाल उन तमाम और भी दूसरे धर्म गुरुओं के बारे में भी पूछे जाएंगे जो नहीं जा रहे हैं, जो राम मंदिर में जो अभी उद्घाटन से पहले उस भवन का, जो मंदिर का पूरा काम खत्म होना चाहिए, कंस्ट्रक्शन वर्क पूरा होना चाहिए, उस पर सवाल उठा रहे हैं। उन सवालों का जवाब बीजेपी या राम मंदिर ट्रस्ट के लोग चंपत राय क्या देंगे? सवाल तो उठता है। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन चूंकि ये बात यहां इसलिए रख रहा हूं क्योंकि आप देख रहे हैं बहुत सारे धर्म गुरुओं के चेहरे देख रहे होंगे आप। इनकी बाइट भी सुना देंगे आपको हम। अभी मुक्तेश्वरानंद जी हैं, सदानंद महाराज जी हैं, भारती कृष्ण जी हैं, निशिलानंद सरस्वती हैं। ये चारों अलग अलग मठों के शंकराचार्य हैं। देश के 4 शंकराचार्य चारों ने ही बायकॉट कर रखा है। तो सोनिया गांधी नहीं गई तो क्या? जब सोनिया गांधी कहीं जाती हैं तो आप उनको इटली वाली बताते हो, और आप आज मंदिर में नहीं जा रही हैं तो आप कह रहे हो क्यों नहीं जा रही हैं। तो आखिर ये दोहरी नीति कैसे काम आएगी? सवाल तो उठता है। चलिए, यही सियासत है और इसलिए यह बात यहां रख रहा हूं कि सियासत को समझने की जरूरत है, इस राजनीति को समझने की जरूरत है। आप आज अगर चुप रहे तो कल आपके बच्चे और उनके बच्चे आपको गालियां देंगे, ये याद रखिएगा। तब तक तो आप स्वर्गलोक या नरकलोक में पहुंच चुके होंगे। खैर, चर्चा आगे बढ़ाते हैं। न्यूज पॉइंट में आज चर्चा करेंगे कि क्या मंदिर और सत्ता की बिसात पर हो रही इस उलटफेर में फंस जाएगी बीजेपी, और सबसे बड़ा सवाल कि इंडिया ने बीजेपी को दे दिया है बड़ा झटका। कैसे? चर्चा करेंगे, आगे बढ़ाते हैं। इस चर्चा में हमारे साथ कुछ बड़े साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं। पहले देखिए, हमारे साथ इस वक्त 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। राकेश अचल जी का अंदाज बहुत शानदार दिखाई दे रहा है, इसलिए थोड़ा मुस्कुरा रहा हूं शुरुआत में ही। अचल साहब, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बहुत शानदार अंदाज में है, पीली टोपी और लाल गमछा कहो या शायद स्कार्फ है, मफलर है। सर्दी बहुत है जी, सर्दी बहुत है, लेकिन अच्छा है। यही तो भारत का रंग है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद। प्रशांत टंडन जी भी हमारे साथ हैं। हमारे साथ डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी भी हैं, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी भी हैं, अमलेंदु उपाध्याय जी भी हैं। आप सबका स्वागत करता हूं। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका भी, जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। सीधे आना चाहता हूं, राकेश अचल साहब आप ही के पास आना चाहता हूं, शुरुआत आपसे ही करना चाहता हूं। एक तरफ लगातार अब चर्चा सोनिया गांधी नहीं जा रही हैं, बहुत बड़ा मुद्दा बन गया आज की तारीख में।
राम मंदिर नहीं जा रही सोनिया गांधी, चलिए उसकी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले चर्चा जरा इंडिया गठबंधन की करें। इसमें 3 अलग अलग लोगों के नाम, नेताओं के नाम, 3 नहीं बल्कि 4। ममता बनर्जी, उन्होंने क्या कुछ कहा है आपने सुन लिया। उन्होंने अपने प्रवक्ताओं को कह दिया है कि कांग्रेस के खिलाफ बातें नहीं करनी है, इंडिया गठबंधन को मजबूत करना है, ऐसे ही विचार रखिए डिबेट्स में आप जाते हैं तो। दूसरी बात, अखिलेश यादव ने साफ साफ कह दी कि मायावती जी के खिलाफ बात मत कीजिए, वो हमारी वरिष्ठ हैं। तीसरी बात, नीतीश कुमार की आपने सुन ली, साफ साफ कह रहे हैं कि सीटों का बंटवारा हो रहा है, सीटों का बंटवारा हो रहा है। शायद अचल साहब डिस्कनेक्ट हो गए हैं तो कोई बात नहीं, अगर आ जाते हैं ठीक है, नहीं तो सीधे प्रकाश हिंदुस्तानी जी के पास चल आऊँगा। तीसरी बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो ये है कि सीटों के बंटवारे में यानी तालमेल वो पूरी तरह से मजबूती के साथ यहां दिखाई दे रही है। और चौथी जो महत्वपूर्ण बात है, आज की सबसे बड़ी खबर, कि भारत में जो इंडिया गठबंधन, जो नया दल, जो गठबंधन बना हुआ है, इसका जो प्रमुख दल है कांग्रेस पार्टी, उसने साफ साफ एक प्लान बना लिया अंदर खाने कि हमको सीधी चुनौती, जहां आमने सामने की लड़ाई है, जहां 50%, 49% या 48% वोटों से 2019 में कांग्रेस जीती, बीजेपी जीती थी, वहां पर अपने मजबूत नेताओं को उतारना है। और शायद इस महीने के आखिर तक उन नेताओं की लिस्ट भी तैयार हो जाएगी कि किसको किस बीजेपी के नेता के सामने खड़ा रहना है, यानी चुनाव में फाइट करना है, उनके सामने चुनौती पेश करना है। ये 3, 4, 5 जो इंडिया गठबंधन की प्लानिंग है वो रख रहा था। अचल साहब, जरा आपसे समझूं, यहां से क्या कुछ आप देखते हैं, यहां से 2024 की जो फाइट है लोकसभा चुनाव की, उसको कैसे देखते हैं? क्या इतना आसान है 2024 बीजेपी के लिए, या राह में बहुत कांटे हैं, जैसे कांटे बिछाए जा रहे हैं इंडिया गठबंधन की तरफ से? धन्यवाद आपका। देखिए 2024 जो है उत्तरायण हो रहा है 4-6 दिन बाद, और उसके बाद आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की जो चुनौतियां हैं वो चारों तरफ से नई नई चुनौतियां उसके सामने आ रही हैं। और सबसे पहली तो ये है कि 22 जनवरी का जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह है, इसके प्रथम ग्रासे मक्षिका भक्षती वाला मामला हो गया है। पहले ही कौर में मक्खी आ गई है भारतीय जनता पार्टी के, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अब राजनीतिक प्रतिशोध के साथ साथ धार्मिक प्रतिशोध की भी एक धारा शुरू कर दी है, जिसमें देश के जो सम्मानीय धर्माचार्य, जो शंकराचार्य होते हैं, उनको अब सामने रख लिया है। उनको अब इनकी जो ट्रोल आदमी है वो राष्ट्रद्रोही, धर्मद्रोही, पुत्रद्रोही जाने कहने के पीछे, और ये बड़ा आत्मघाती कदम भारतीय जनता पार्टी की ओर से उठाया गया है। और मुझे लगता है कि ये 22 जनवरी 2024 की जो तारीख है, ये भारतीय जनता पार्टी के पूरे जीवन काल की, जो 43 साल की इसकी यात्रा है, उसका सबसे दुखद चरण होगा। क्योंकि अभी तक आप धर्म के आधार पर जनता को बांटते थे, लेकिन अब आप धर्म की आड़ में धर्माचार्यों के बीच में टकराव पैदा करना चाहते हैं, उनको धर्मद्रोही बताना चाहते हैं, राष्ट्रद्रोही बताना चाहते हैं। जबकि हिंदुस्तान में जहाँ की सनातन की बहुत बात की जाती है, वहाँ यही धर्माचार्य हैं जो सुप्रीम कोर्ट है धर्म का, और इनके कहे को कोई अगर ठुकराता है तो वो बड़ा धर्मद्रोही है। और भारतीय पार्टी तार कर रही है उसे अमानवीय शंकराचार्यों के प्रतिरोध का करते हुए या तो इस कार्यक्रम को स्थगित करना चाहिए या फिर इसकी तारीख आगे बढ़ानी चाहिए। अन्यथा आप देखेंगे कि अब भारतीय जनता पार्टी इधर इंडिया गठबंधन से तो लड़ी रही थी, अब उसे धर्माचार्यों से, उनके असंख्य अनुयायियों से लड़ना पड़ेगा। आपको रोकना चाहूंगा अचल साहब, सीधे आना चाहता हूं डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी आपके पास। प्रकाश जी, कैसे देखते हैं इंडिया गठबंधन की हम बात कर लें, क्योंकि अब इधर भारत जोड़ो यात्रा, नया यात्रा भी शुरू हो रही है और उसी मणिपुर से हो रही है, हालांकि इंफाल के बगल से हो रही है, अब इंफाल से नहीं हो रही है, क्योंकि परमिशन सरकार ने, मणिपुर की डबल इंजन सरकार ने परमिशन नहीं दी, क्योंकि उनको डर है कि यहां कुछ गड़बड़ हो सकता है। सरकार को डर है, जो कह रही थी अभी तक कि सब कुछ सब चंगा सी,
वैसी डबल इंजन सरकार को डर है कि यहां कुछ गड़बड़ हो सकता है। इम्फाल से नहीं, लेकिन इम्फाल के बगल से ही सही, लेकिन राहुल गांधी उसी मणिपुर से 14 तारीख से भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू कर रहे हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के रास्ते में पड़ने वाले जितने भी अलग अलग राज्य हैं और उसमें विपक्ष ज्यादा मजबूत होगा, इसलिए होगा क्योंकि कांग्रेस वहां उतनी संख्या में नहीं है जितनी संख्या में विपक्ष है, और उस लिहाज से देखा जाए तो ये यात्रा विपक्ष के लिए ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है। और दूसरी तरफ विपक्ष के नेताओं का आप सुन रहे हैं, साफ चेतावनी है कि वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ आपको बयानबाजी नहीं करनी है। इन तमाम चीजों को देखा जाए तो 2024 का चुनाव, आपका नजरिया? राजीव जी, जहां तक मणिपुर में भारत जोड़ो न्याय यात्रा की बात है, राहुल गांधी पहले ही वहां जा चुके हैं और अभी अगर नहीं भी जाते हैं तो बहुत फर्क पड़ेगा नहीं। ये माना जा रहा था कि इंडिया गठबंधन के लोग एक हो ही नहीं सकते, इस तरह की अवधारणा फैलाई जा रही थी कि इंडिया गठबंधन में एक उत्तर एक दक्षिण है, कहां दक्षिणी ध्रुव और कहां उत्तरी ध्रुव एक होंगे क्या। लेकिन जिस तरह नेताओं ने आपस में एक दूसरे को सम्मान देना शुरू किया है और ये बात कही है कि बगैर एक हुए, बगैर एक दूसरे को जगह दिए इंडिया गठबंधन आगे नहीं आ सकता, ये बात बीजेपी को समझ में आ जाएगी चुनाव आते आते। इंडिया गठबंधन को जो लोग हल्के से लेते थे, इंडिया गठबंधन कांग्रेस नहीं है, ये बात तो स्पष्ट हो चुकी है। इंडिया गठबंधन कांग्रेस से बड़ा एक गठबंधन है जिसमें कांग्रेस भी शामिल, यानी कांग्रेस अकेली नहीं है इंडिया गठबंधन में। जिस तरह से बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में सम्मान मिल रहा है, इंडिया गठबंधन को जगह मिल रही है, उससे लगता है कि इंडिया गठबंधन एक बड़ी ताकत के रूप में सामने आएगा, इसमें कोई भी दो मत नहीं। जो अपेक्षा थी बीजेपी को और माननीय प्रधानमंत्री जी को कि ये लोग एक हो ही नहीं पाएंगे विपक्ष के नेता, उन्हें इस बात पर आश्चर्य होगा कि वे लोग भी एक हो रहे हैं, वे पार्टियां एक हो रही हैं जो आपस में प्रतिस्पर्धा रखती थी और एक दूसरे को पूरी पूरी जगह दे रही है। और एक सबसे बड़ी बात ये, जो चुनाव की रणनीति की बात बीजेपी करती है, चुनाव की रणनीति पर कोई कॉपीराइट नहीं है बीजेपी का। कांग्रेस भी अब रणनीति के साथ आ रही है, अपने दिग्गज नेताओं को बड़ी सीटों पर उतारेगी और बीजेपी के बड़े नेताओं की नींद हराम करेगी, इसमें दो मत नहीं। बीजेपी को बहुत जल्दी है, 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, उसके पहले कल 12 जनवरी को मुंबई में अटल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन, उसका पिछले महीने ही सूरत डायमंड बोर्स का उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री ने, हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट। और ये बात बार बार कहने की कोशिश है कि देखिए हम विकास पुरुष हैं, हम विकास कर रहे हैं, हम विकास कर रहे हैं, और जो लोग हमारे विरोध में हैं उन्हें विकास से कोई लेना देना नहीं। दूसरी बात है कि बीजेपी को जो उम्मीदें हैं इस चुनाव में राम मंदिर को लेकर, वो उम्मीदें शायद पूरी नहीं होंगी, शायद लगा रहा हूं, क्योंकि 2014 में भी बीजेपी मंदिर के मुद्दे पर ही आई थी और 2019 में भी मंदिर के ही मुद्दे पर बीजेपी आगे आई थी। तो एक मुद्दे पर कोई भी सरकार आखिर कितनी बार बनेगी, ये बात लोग तय करेंगे कि हर बार अगर 2024 में भी मंदिर मुद्दा है तो 2029 में भी रहेगा और 2034 में भी रहेगा। तो एक मुद्दा हर चुनाव में नहीं रह सकता, मुझे लगता है हर मुद्दे की भी एक मियाद होती है। फिर जिस तरीके से मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही वो भी विवादों में घिरा हुआ है। कैसे विवाद है? मंदिर की शिखर का निर्माण हुआ नहीं है। हम जैसे लोग तो शिखर दर्शन कर लेते हैं, क्योंकि मंदिरों में दर्शन करना बहुत खर्चीला हो गया है और इस देश में करोड़ों लोग मंदिर के शिखर दर्शन करके ही अपनी आस्था पूरी कर लेते हैं। जब तक मंदिर का शिखर नहीं बनेगा, मंदिर पर ध्वजा नहीं लगेगी, तो मंदिर कैसे पूर्ण होगा? ये तो ऐसा हुआ कि राजीव जी, आप अपने घर का निर्माण का ठेका किसी बिल्डर को दे कि मेरे लिए मकान बना दो या बंगला बना दो, और बंगला अधूरा बने और बिल्डर वहां पे गृह प्रवेश करवा दे आपकी अनुमति के बिना, तो कैसा लगेगा? तो जो मालिक है मंदिर के, वो तो जनता है। जो हमारे धर्माचार्य हैं, हमारे धर्माचार्यों की अनुपस्थिति में अगर मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होती है तो ये बिल्कुल एक राजनीतिक घटनाक्रम रहेगा, क्योंकि हमारे लिए, हिंदुओं के लिए, सनातनियों के लिए हमारे शंकराचार्य सर्वोच्च धार्मिक नेता हैं और उनकी बात अटल मानी जाएगी, उनकी बात अंतिम मानी जाएगी। जैसे न्यायपालिका के मामले में अगर सीजेआई कह दें कोई बात, तो आप कहेंगे कि अब सीजेआई ने कह दिया, अब इसके आगे कोई क्या कहेगा? तो धर्माचार्य के आगे कोई क्या कहेगा?
या ईसाइयों में पोप कोई बात कह दे तो पोप के आगे कोई क्या कहेगा, या दलाई लामा बौद्धों में कह दे तो उनके आगे कोई क्या कहेगा। तो हमारे शंकराचार्य जो बात कहेंगे वो मानी जानी चाहिए। आप अतीत में देखिए 2500 साल पहले शंकराचार्य जी को राजा से भी ऊंचा सिंहासन राजा ने खुद पेश किया था, तत्कालीन शासक ने उनके लिए सोने का सिंहासन बनाया था और कहा था कि जब भी धर्म की बात होगी तब शंकराचार्य जी का निर्णय, शंकराचार्य जी की दिशा, उनका बताया मार्ग ही अंतिम विकल्प होगा। तो इस तरह हमारे धर्माचार्यों की उपेक्षा होना और अधूरे मंदिर का लोकार्पण करना चुनावी हड़बड़ी में, और मूल बात यह है कि मंदिर शंकराचार्य के बिना अगर मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होती तो यह वैसा ही है जैसे कि आपके बंगले का गृह प्रवेश बिल्डर या ठेकेदार कर दे जो कंस्ट्रक्शन करा रहा है। तो ये उचित नहीं है। लोगों को ये बात समझ में आ रही है। राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। दो चीजें चल रही हैं। एक तरफ राम मंदिर को लेकर अलग अलग बातें आती रहेंगी, लेकिन सोनिया गांधी अगर नहीं जा रही हैं तो ये बहुत बड़ा कहें तो गुनाह कर रही हैं। इस हिसाब से बीजेपी पेश करने की कोशिश कर रही है। लेकिन शंकराचार्य अगर नहीं जा रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, जरा इस बारे में भी बीजेपी अपनी बात रखे, और ये बात बीजेपी नहीं रखती है। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन अपनी तैयारियां पूरी जोर शोर से कर रहा है और सीट शेयरिंग, सीटों के बंटवारे को लेकर अंदर खाने बात चल रही है। परेशानी अगर बीजेपी को नहीं है इंडिया गठबंधन से, तो आखिर इंडिया को घमंडिया या कुछ इंडी अलायंस या इंडी गठबंधन और अलग अलग नाम देने की जरूरत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्यों पड़ी थी? सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन शोर मचाए, जो शोर ज्यादा जोर से मचाता है उसी की बात ज्यादा सुनी जाती है। और आजकल शोर मचाने वाले भोंपू वाले जो टेलीविजन हैं, उसके शोर में कई बुद्धिजीवी भी फंस जाते हैं इस ढंग से। प्रशांत जी, आपसे बेहतर कौन समझता होगा, इतने बुद्धिजीवी फंस जाते हैं कि वही दलील यहां भी आके देने लगते हैं, अलग अलग मंचों पे देने लगते हैं। उनको लगता है कि नहीं, अब कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ खत्म है, राम नाम जपते रहिए और भक्ति काल में लीन रहिए। 15वीं शताब्दी वाली भक्ति काल की बात कर रहा हूं, उसी में लीन रहिए। लेकिन सत्ता परिवर्तन भी होता है, उस काल में भी होता था, इस काल में भी होता है और हो सकता है। समझना, ये बात यहां इसलिए रख रहा हूं क्योंकि कई लोग हैं जिनको लगता है कि इंडिया ने बीजेपी को दे दिया बड़ा झटका, हम क्यों लिख रहे हैं। कई लोगों को लगता है कि बीजेपी को झटका कैसे लग सकता है। बातें होती हैं, चलिए खैर, लेकिन हमारा काम है चर्चा को आगे जारी रखना और आपके पास आना चाहता हूं, आपसे समझना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी कि कैसे देखा जाए। उधर राहुल गांधी अड़े कि मुझे मणिपुर से यात्रा निकालनी है तो निकालनी है, आप इंफाल से नहीं निकालने बोलिए, कोई बात नहीं, लेकिन हम दूसरी जगह से निकालेंगे, निकाल रहे हैं और मणिपुर के इंफाल के बगल से ही निकाल रहे हैं। वो यात्रा 14 तारीख से निकल रही है। दूसरी तरफ जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि सीट शेयरिंग यानी सीटों के बंटवारे पर बिल्कुल बहुत ही चुस्ती दुरुस्ती के साथ, मुस्तैदी के साथ काम चल रहा है। परेशानी है, अंदर खाने से बात तो बीजेपी तक भी जाती होगी। और तीसरी बात कि नहीं जाना है तो नहीं जाना है। सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस चुनौती को भी पेश किया है। और आज के दौर में जहां यह माना जा रहा है कि सॉफ्ट हिंदुत्व ही सही, लेकिन कुछ तो कर दिखाइए ताकि हिंदू वर्ग यानी 80% जो है वो खुश रहे, और वहां मना करना छोटी मोटी बात नहीं है कि हम नहीं जा रहे हैं। शंकराचार्यों की अपनी राजनीति होगी, लेकिन यहां तो वोट की राजनीति है उस हिसाब से भी। तो 3 महत्वपूर्ण बातें हैं, तीनों पे चर्चा आपसे चाहता हूं। जी देखिए, कल ही मैंने कहा था कि मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी का बीजेपी के कार्यक्रम में न जाने का फैसला साहसिक फैसला है। ये शब्दावली को ऐसा नहीं कि बुद्धिजीवी नहीं समझते हैं, समझते हैं। वो जानबूझ के भ्रम फैलाने का काम करते हैं, मन से वो उधर ही हैं। और दुकान चलनी है सेकुलर यूनिवर्स में जी, किताबें यहाँ बिकनी है, नाम यहाँ होना है, पैसे ग्रांट
और मेहनताना यहाँ से है, नौकरियां यहाँ मिल रही हैं और मन वहाँ है। इस दुविधा में वो इस तरीके का नासमझी वाला काम करते हैं। इसको बहुत साफ समझ लें कि अयोध्या में 22 तारीख को जो हो रहा है वो बीजेपी का कार्यक्रम है। वो चंपत राय द्वारा न्योता दिया गया है। चंपत राय एक ट्रस्ट के पदाधिकारी हैं। चंपत राय हिंदू धर्म की किसी संस्था के कोई बड़े अधिकारी, शंकराचार्य, महामंडलेश्वर नहीं है। वो किसी अखाड़े के सेनापति नहीं है। वो जी एक ट्रस्ट के पदाधिकारी हैं। 2-3 ट्रस्ट का पदाधिकारी मैं भी हूं। तो ट्रस्ट का पदाधिकारी होना कोई बड़ी बात नहीं है। उसके चंपत राय के आयोजित कार्यक्रम में सोनिया गांधी नहीं जा रही हैं। सोनिया गांधी राम मंदिर हो सकता जाएंगी या ना जाए, उनकी व्यक्तिगत इच्छा और आस्था का मामला है। तो राम मंदिर नहीं जाएंगी ये बात नहीं है, अयोध्या नहीं जाएंगी ये बात नहीं है। वो चंपत राय के आयोजित कार्यक्रम में नहीं जा रही हैं। दूसरी बात राजीव जी ये है कि आप देखिए कि इसमें चारों शंकराचार्य विरोध कर रहे हैं जी तमाम महामंडलेश्वर विरोध कर रहे हैं इसका, तमाम और धार्मिक नेता विरोध कर रहे हैं। अखाड़े शंकराचार्यों के अधीन हैं धार्मिक सत्ता के हिसाब से। जी स्वयं राम मंदिर जो बन रहा है ये भी निर्मोही अखाड़े के ही अंतर्गत आता है, जो उसकी जमीन है। अब जो तमाम सारे तीर्थ स्थानों में, धार्मिक स्थलों में जो अखाड़े हैं, जी चाहे वो निरंजनी अखाड़ा हो, चाहे वो उदासीन अखाड़ा हो, चाहे वो निर्मोही अखाड़ा हो, ये सारे अखाड़े में सारे जो संत समाज है इन्हीं अखाड़ों के बीच मुख्य तौर पे बटा हुआ है। क्या आपने सुना इन अखाड़ों की तरफ से कि वो जा रहे हैं वहां, या अखाड़ों को न्योता दिया गया चंपत राय की तरफ से? कुंभ मेला में अगर आप गए हो, हमारे बाकी पत्रकार साथी बैठे हैं, उन्होंने भी कवर किया होगा। मैंने 2 कुंभ कवर किए हैं, वहां रहकर कवर किए। जी कुंभ मेला का पूरा आयोजन अखाड़ों के इर्द गिर्द होता है। कुंभ मेला का जो जिलाधिकारी होता है वहां कुंभ मेलाधिकारी होता है, जो कि जिसकी हैसियत जिलाधिकारी के बराबर होती है। वो अखाड़ों से ही बातचीत करके शाही स्नान और तमाम सारे आयोजनों का बंदोबस्त करता है। तो देश में जो बड़े धार्मिक आयोजन हैं, जिसमें सबसे बड़ा आयोजन कुंभ मेला है और अर्ध कुंभ है और माघ मेला है, जो आजकल चल रहा होगा प्रयाग में। जी तो जो 14 जनवरी से जिसमें बड़ा स्नान होगा एक, अब उन अखाड़ों की क्या भूमिका है इसमें? अखाड़ों की मुझे अभी तक तो अखबारों में या टीवी चैनलों पे जहां बातें हो रही वहां नहीं आ रही है। जी तो जाहिर सी बात है कि ये कोई हिंदू धर्म का बड़ा भारी आयोजन नहीं है, वरना अखाड़ों का लाइनअप होता है वहां पे, उनकी ड्यूटी लगती है, हर अखाड़े का रोल है, चाहे वो उसमें नागा साधु हो, चाहे वो दूसरे और साधु हो। तो आप जब देखिए राम मंदिर की जब आंदोलन में चल रहा था तो इन अखाड़ों का ही रोल था, जिसको धर्म संसद के नाम से प्रचारित किया गया था। उस धर्म संसद में इन अखाड़ों के ही संत महात्मा थे। जो नेगोशिएटिंग टीम थी प्रधानमंत्री कार्यालय के अंतर्गत बनी थी वाजपेयी जी के समय, तो अब इन सब का विरोध हो रहा है। मैं अपने तजुर्बे के आधार पर राजीव जी कह सकता हूं कि 22 तारीख को नरेंद्र मोदी जी जिस प्रोग्राम में जा रहे हैं, जैसा स्वरूप उसका बताया जा रहा है,
मुझे लगता है कि अभी 10-12 दिन है, 10 दिन है और उसके स्वरूप में कोई ना कोई परिवर्तन आएगा। इतना विरोध धार्मिक संस्थाओं की तरफ से हो रहा है, वैसा स्वरूप नहीं होगा जैसा प्रचारित अब तक किया गया। उसमें कोई ना कोई रद्द-बदल होगा और एक रद्द-बदल आ चुका है। मुरली मनोहर जोशी और आडवाणी जी को इनवाइट नहीं किया गया था, अब विश्व हिंदू परिषद ने आडवाणी जी को इनवाइट कर लिया है। अब विश्व हिंदू परिषद कैसे इनवाइट कर रहा है? वो तो ट्रस्ट का प्रोग्राम है, विश्व हिंदू परिषद तो ट्रस्ट का हिस्सा नहीं है। अब खबरें आ रही आडवाणी जी जा रहे हैं वहां पे। शुरुआत में ये हुआ था कि मोदी जी ही लाइमलाइट में रहेंगे, आडवाणी जी नहीं जाएंगे। जिस तरीके के उमा भारती का बयान आए हैं, तो मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से विरोध बढ़ रहा है, तो वो कार्यक्रम का स्वरूप वैसा नहीं रह पाएगा जैसा प्रचारित किया जा रहा है। उसमें कोई ना कोई रद्दो बदल करना होगा, दबाव बढ़ रहा है बहुत जी। अब बात इंडिया गठबंधन और एनडीए की, तो अभी इस राउंड में सिर्फ मैं इतना कहूंगा कि एक अशोका होटल में एनडीए की मीटिंग हुई थी, उसके बाद दूसरी मीटिंग नहीं हुई। इंडिया गठबंधन में तो उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, महाराष्ट्र में सीटों के तालमेल पे बहुत आगे तक बात हो चुकी है। महाराष्ट्र का तो लगभग लॉक हो गया है, उत्तर प्रदेश में सकारात्मक बात हुई है, पंजाब मेरे ख्याल से लगभग पंजाब और दिल्ली आम आदमी पार्टी के बीच में लॉक हो गया। कल शाम को फाइनल मीटिंग होगी। बिल्कुल, तो वहां तो स्टेट बाय स्टेट चीजें चल रही हैं। ममता बनर्जी की तरफ से सकारात्मक पहल हुई है। तो एनडीए का कहाँ है? एनडीए कहाँ है? एनडीए की तब से कितनी बैठक हो गई? क्या एक भी बैठक हुई? अशोका होटल की बैठक हुई थी, 38 मेंबर आए थे, उसमें फोटो खींची थी। तो इस पे भी चर्चा होनी चाहिए। बीजेपी के अंदर जो तमाम सारे विरोधी स्वर हैं मंदिर को लेकर, उसकी भी चर्चा होनी चाहिए। एनडीए गठबंधन की चर्चा, एनडीए की चर्चा होनी चाहिए कि उसमें कौन लोग हैं, कौन नहीं है, कहाँ से चले थे, कहाँ पहुंच गए, वो 38 मेंबर कहाँ है अब जी। जहाँ पे बीजेपी, कांग्रेस तो वहां गठबंधन कर रही जहाँ कांग्रेस कमजोर है। तो जहाँ बीजेपी कमजोर है दक्षिण भारत में, क्या वहां पे बीजेपी गठबंधन कर रही है? क्या बीजेडी एनडीए में आने को तैयार है? क्या टीडीपी एनडीए में आने को तैयार है? क्या वाईएसआरपी कांग्रेस आने को तैयार है एनडीए में? जरा सवाल एनडीए से भी पूछे जाने चाहिए। बिल्कुल। और वो अगले दौर में जब बात करूंगा मैं इंडिया गठबंधन की भी, लेकिन अभी ये है कि 22 तारीख का कार्यक्रम पे बादल हैं जी। अभी वहां पर रोशनी, अभी बादल छटे नहीं है। प्रशांत जी, 22 तारीख का कार्यक्रम जैसा भी हो, लेकिन जो उम्मीद थी वैसी उम्मीद उस हिसाब से जो सियासी रोटी सेकने की कोशिश हो रही है वो यहाँ पर शायद मुंह की खानी पड़े। और इसलिए पहले भी हम लोग इसी चर्चा में बात कर चुके हैं कि मोदी जी को या बीजेपी को कोई नए मुद्दे की तरफ झांकना होगा, देखना होगा। और हिंदुत्व और हिंदुत्व, राम मंदिर, बहुत सारी बातें होती रहीं, इन सब के इर्द गिर्द राजनीति को ले जाने की कोशिश। लेकिन कब तक आप धर्म के नाम पर राजनीति करते रहेंगे? कब तक आप ऐसे ही, और उसमें भी राम मंदिर का मामले पे, जैसा डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी भी कह रहे थे कि 2014, 2019 और उससे पहले भी आप राम मंदिर के नाम पे आप चुनाव लड़ते रहे, लेकिन अब मंदिर तैयार है और जिस भी रूप में आपने उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी, पूजन अर्चन जो भी करना है कर लिए, लेकिन उसके बाद क्या कुछ बचता है? लोग तो ये भी पूछेंगे कि कितने अस्पताल बना दिए, कितने यूनिवर्सिटीज़ खड़े कर दिए, और भी बहुत सारे सवाल होंगे। हमारे साथ राहुल लाल जी जुड़ गए हैं। राहुल लाल जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में और सीधा आप ही के पास आना चाहता हूं। राहुल लाल जी, राम मंदिर की चर्चा थोड़ा कम करना चाहता हूं क्योंकि उस पर रात दिन हमारे दर्शक भी सुन के बोर हो गए हैं। चर्चा थोड़ा कम इसलिए करें क्योंकि वहाँ कुछ है नहीं और हम भी शायद उधर ही फंसते हुए दिखाई देते हैं जब राम मंदिर की चर्चा करते हैं। तो थोड़ा उससे बाहर निकले। और एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा कर रहे थे अभी प्रशांत टंडन जी अपने दूसरे भाग में कि आखिर एनडीए कहाँ है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लक्षद्वीप जाने की जरूरत क्यों पड़ जाती है? आखिर कहाँ है वो तमाम दल एनडीए के
जिनके साथ सीटों का बंटवारा होना चाहिए। आप सवाल तो ये करते हैं कि बीजेपी के जो लोग हैं वो कि कांग्रेस या इंडिया गठबंधन में तो सीटों का बंटवारा नहीं हो रहा है। तो भाई साहब आप जरा बता दीजिए कि आपके यहां सीटों का बंटवारा हो गया क्या? कितनी सीटों पर इस बार बीजेपी लड़ेगी चुनाव? यह सवाल तो पूछा जाना चाहिए हम आप जैसे पत्रकारों के जरिए बीजेपी से, लेकिन कोई नहीं पूछता, इसलिए हम पूछ रहे हैं यहां पे कि आखिर कितने सीटों पर लड़ेगी। क्या 543 सीटों पर पिछली बार बीजेपी चुनाव लड़ी थी? जवाब होगा नहीं। अगर नहीं तो इस बार कितने सीटों पर लड़ेगी? कहां हैं उनके जो घटक दल थे पिछली बार? उसमें एक बहुत बड़ा घटक दल पंजाब का, वो अब उनके साथ नहीं है। किसानों के आंदोलन के बाद से वो उनसे बिदक गया, छिटक गया। एक बिहार में बहुत बड़ा घटक दल, वो भी नहीं है उनके साथ। तो अब बचे कौन? वही 2-4 जो कभी कभी फ्लोर टेस्टिंग में आपके साथ आ जाते हैं और वॉकआउट कर जाते हैं, जिनका नाम अभी ले रहे थे प्रशांत टंडन जी, वही बचे हैं और तो कोई है नहीं। या बी टीम जो है वो आएंगे आपके साथ? ये भी तो सवाल है। असदुद्दीन ओवैसी को क्या आप अपने साथ रखेंगे? क्योंकि अब बी टीम वाले वही बचे हैं। तो जरा ये भी समझा जाए राहुल लाल जी कि बीजेपी खुशफहमी तो बहुत है, लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे पास अभी कुछ देर पहले हमारे एक साथी आए थे, बता रहे थे कि लोग इतने खुश हैं कि दिए खरीद के ला रहे हैं, दिवाली मनाएंगे 22 तारीख को। बहुत अच्छी बात है, आप दिवाली मनाइए, होली मना लीजिए, जो बनाना मनाइए, बहुत है, बहुत अच्छी बात है, आपकी आस्था, आपकी खुशी। लेकिन सवाल यह उठता है कि जब हम सियासी मंच पे आते हैं तो तुलना तो हम इंडिया गठबंधन और एनडीए दोनों का करेंगे, और दोनों की तुलना करेंगे तो फिर कौन आगे कौन पीछे की बात भी होगी और बहुत खुले तौर पे होगी। राहुल लाल जी, अब आपसे समझना चाहता हूं, कहां है इंडिया, नहीं एनडीए कहां है? एनडीए। राजीव जी बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि एनडीए की स्थिति क्या है। देखिए एनडीए की स्थिति सबसे पहले तो हम लोगों ने यह देखा है कि जब इंडिया की बैठक होने लगी तब अचानक से आनन फानन में कहता है ना कि एनडीए नामक तत्व अचानक से सामने में नजर आया, और 38 भानुमति के कुनबे में कहीं से 38 ऐसे घटक दल जोड़ के बना दिए गए, जिसमें अधिकांश के सांसद तो क्या विधायक भी नहीं है, और उनके आप अगर खोजेंगे तो उनके पार्षद भी नहीं है राजीव जी, उनके सरपंच भी नहीं मिलेंगे उनके। वो तो उन्होंने ऐसे विशेष स्पेशल दल खोजे हैं उसके। और अब उसकी स्थिति देखिए कि जब से टीम इंडिया की बैठक हुई, टीम इंडिया के घटक दलों की संख्या बढ़ती रही और टीम एनडीए के घटक दलों की संख्या घटती रही। यानी वो जो इतने छोटे छोटे दल हैं, हम लोगों ने देखा कि कुकी पीपुल्स अलायंस केपीए सबसे पहले मणिपुर का घटनाक्रम होता है और वो उससे जो है कि घटक दल के रूप में अलग होती है। तो इस तरह से कई सारे घटक, उसमें घटक दल अलग हो रहे हैं। जुड़ने वाली केवल एक पार्टी जो है वो हम लोगों ने देखा कि एक तरह से कर्नाटक की एक जो पार्टी है वो उसमें जुड़ते हुए हम लोगों ने देखा, देवगौड़ा जी को। उसके अलावा उसमें कुछ भी जोड़ नहीं पाया। और अभी भी जमीनी स्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी को जो एक उम्मीद थी कि टीम इंडिया में सीटों का बंटवारा नहीं हो पाएगा, सिर्फ फुटबॉल की स्थिति हो जाएगी, उन सब चीजों के कारण जो उनके कई सारे घटक दल हैं जो अभी आज उनके साथ है, राजीव जी, बीजेपी के लोग घबराए हुए हैं कि वो घटक दल भी उनका साथ छोड़ के इधर आ सकते हैं, यानी वो भी कहीं इंडिया की तरफ ना आ जाए। और प्रशांत जी ने जिन बड़े बड़े पार्टियों का नाम लिया, चाहे वो बीजू जनता दल हो, चाहे तमाम दूसरी पार्टियां हो, क्या वो भी लास्ट समय तक भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी रहेंगे? देखिए वो तो ऐसी पार्टियां हैं, होता है ना कि तराजू जिधर ज्यादा झुक जाता है वो उधर जाने वाली पार्टियां हैं। तो उसको लेके बीजेपी भी मुतमईन नहीं हो सकती कि वो उन्हीं के हैं, वो वॉक आउट करके पर्दे के पीछे से समर्थन दे देते हैं। लेकिन अगर कल के डेट में भारतीय जनता पार्टी की संख्या घट जाएगी तो वो बीजेपी के पास नहीं होंगे, वो ऑटोमेटिक टीम इंडिया के पीछे, पर्दे के पीछे आपको इधर खड़े हुए मिलेंगे। वो आपको इस समय अगर आप सोच के देखिए कि इतनी चर्चा होती है, आप बिहार में देख लीजिए, अभी तक ये चाचा भतीजे के विवाद को खत्म नहीं कर पाए। भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी समस्या ये है कि एक भी पुरानी सहयोगी दल, जिसके बारे में आपने प्रकाश डाला, एक भी पुरानी सहयोगी दल आज उनके पास नहीं है। तो और सोच के देखिए कि शिवसेना सरीखे सहयोगी दल के साथ मिलकर आप 41 सीट आप महाराष्ट्र में ले आते थे, आज वो आपके साथ नहीं है। और मैं तो कह रहा हूं कि कल जो राहुल नावेकर ने जो फैसला दिया, उस फैसले से तो वहां पर टीम इंडिया और मजबूत हो गई, क्योंकि उससे जो उद्धव ठाकरे की लोकप्रियता में और वृद्धि हुई है, उनको और सिंपैथी फैक्टर मिला है। आप जिस तरह से उस पार्टी के ऊपर हमला कर रहे हैं तो महाराष्ट्र में इनकी स्थिति कमजोर होती चली जा रही है। आप इनके घटक दल कौन है? एकनाथ शिंदे। भाई एकनाथ शिंदे आपके सरकार बचाने के लिए तो सही है राजीव जी कि सरकार बच जा रही है उनके एमएलए के कारण से,
अजित पवार आपका सरकार बचाने के लिए वो डुप्लीकेट सही काम आएंगे, लेकिन जब मतदाता वोट देता है तो ये ध्यान रखना चाहिए कि वो ओरिजिनल विकल्प की तरफ जाएगा, वो डुप्लीकेट की तरफ राजीव नहीं जाएगा। तो महाराष्ट्र में तो जो एक तरह से उत्तर प्रदेश के बाद जो सबसे बड़ा राज्य जो महाराष्ट्र है, और वहां पे जो इनके दो घटक दल बन रहे हैं अजित पवार और एकनाथ शिंदे, वो डुप्लीकेट की सबसे बड़ी कॉपी है। वो तो उस डुप्लीकेट को जनता खुद ही चुनाव में हरा देगी। तो अब बीजेपी ने ऐसे ऐसे लोगों को अपना घटक दल बना के रखा है। अब आ जाइए आप बिहार में सोच के देखिए कि वहां तो इनके साथ कौन खड़ा है। जीतन राम मांझी जैसे सरीखे कुछ नेताओं को लेकर ये खुश हो सकते हैं, वो कभी भी दाएं से बाएं होते रहते हैं। अगर उत्तर प्रदेश में ये जो है कि यहां पे राजभर को लेकर अगर ये खुश हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के कोई लोग गारंटी ले सकते हैं कि राजभर लास्ट तक में उधर ही रहेंगे? अगर अभी भी उनको चुनावी समीकरण पलटते हुए वो देखें और उनके दरवाजे अगर टीम इंडिया में खुल जाए, तो वो अभी भी जो है कि टीम इंडिया की तरफ आ सकते हैं। और कई सारे लोग बता रहे हैं कि राजभर फिर से जो है कि वो टीम इंडिया की तरफ के दरवाजे भी खटखटाने की कोशिश कर रहा है राजीव जी। तो वो ऐसे सहयोगी लेके बैठे हैं जो कि खुद ही उनके पास उनके विश्वस्त नहीं है, जबकि देखिए टीम इंडिया के सहयोगियों को लगातार ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई सबके छापे लगाए जा रहे हैं और उसके बावजूद भी वो टिके हुए हैं कि नहीं, हमें टीम इंडिया का घटक हम बने हुए हैं, तो वो उसी के साथ खड़े हैं। हेमंत सोरेन को सोचे कितने सारे सबक भेजे गए। प्रयास तो केवल इतना ही था ना कि हेमंत सोरेन घोषणा कर दे कि वो जो है कि वो टीम इंडिया छोड़ रहे हैं और वो एनडीए में शामिल हो रहे हैं। यही छोटी सी डिमांड थी, लेकिन देखिए वो भी नहीं झुके हैं। वो उन्होंने उल्टे एक बड़ा महत्वपूर्ण कानून लेके आ गए हैं वो, कि अब वहां पे झारखंड जैसे छोटे राज्य ने जो काम किया, और कल जो मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय लिया गया कि अब वहां पे एजेंसियों की, वही केंद्रीय एजेंसियों की एंट्री नहीं होगी। अब आपको सीधे सीधे उसके लिए प्रोटोकॉल बना दिया गया है कि कैसे जवाब का सवाल का उत्तर देना है, कैसे कर्मचारियों से पूछताछ होनी है। तो सोच के देखिए कि छोटे छोटे जो राजनीतिक दल है, छोटे छोटे जो राज्य है, वो भी अब इनके ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स को मुंहतोड़ जवाब देना शुरू कर दिया है। केंद्रीय एजेंसियों का जितना महत्व इन्होंने घटाया है। एक होता है कि जब किसी चीज का बहुत ज्यादा डराने में प्रयोग करते हैं ना, कि वो उसका अंतिम में डर ही खत्म हो जाता है, तो वो स्थितियां बनी है। तो इसलिए आप एनडीए के बारे में जब बीजेपी के लोगों से पूछेंगे, तो एक तरफ वो उसके बारे में यही बोलेंगे कि हमारे मोदी जी पर्याप्त है, हम तो उन्हीं के बदौलत हमारा सारा काम चल जाएगा। लेकिन जमीनी स्थिति उनकी काफी कमजोर है। उनका पश्चिम बंगाल में कौन सहयोगी है उनका बता दीजिए, बता दें एनडीए वाले कि वहां पे वो किसके साथ लड़ेंगे, तमिलनाडु में किसके साथ लड़ेंगे, केरल में किसके साथ लड़ेंगे। तो वो केवल और केवल विशुद्ध रूप से हिंदी पट्टी के ऊपर निर्भर है। और भले राम मंदिर की चर्चा तो मैं नहीं करूंगा ज्यादा, लेकिन एक चीज मैं जरूर कहूंगा राजीव जी, कि सोनिया गांधी और गांधी परिवार कांग्रेस ने जो निर्णय लिया है, ना जाने का निर्णय लिया है, उन्होंने एक तरह से 22 जनवरी के पूरे कार्यक्रम के ऊपर पानी डाल दिया। कार्यक्रम तो पहले से ही जो है कि बहुत ज्यादा उसमें कुछ गर्माहट बची नहीं थी। लेकिन मैं तो कह रहा हूं कि कैसे सदन के मामले में जब नए संसद भवन का उद्घाटन का मामला था, उस समय विपक्ष ने जब पूरा बहिष्कार कर दिया तो उसका कोई महत्व ही नहीं बचा था। वही स्थिति, वही तमाम तरह की स्थितियां मैं इस पूरे प्रकरण में भी देख रहा हूं जी। और यहां पे बीजेपी इस बुलावे में ना रहे। देखिए मैं तो ये मानता हूं कि जैसे संविधान के संवैधानिक व्याख्या का पूरा अधिकार मिला हुआ है हमारे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को, कि संविधान के उन पंक्तियों का क्या महत्व है, उसकी संवैधानिक व्याख्या सुप्रीम कोर्ट करता है। उसी प्रकार से आदि शंकराचार्य ने एक व्यवस्था की सनातन धर्म को लेकर, कि सनातन धर्म में रीति रिवाज क्या होंगे और नहीं होंगे। आज बीजेपी के तमाम लोग शंकराचार्य बनने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो कहते हैं ना कि अति सर्वत्र वर्जय। जब आप अति करते हैं, वो अति वाले स्थिति में खुद बीजेपी के हिंदुत्व के ऊपर अब सामान्य जनता को भी समझ में आ रहा है कि हिंदुत्व को सबसे ज्यादा नुकसान, अगर सनातन को सबसे ज्यादा नुकसान किसी ने पहुंचाया है, भगवान राम का सबसे ज्यादा बाजारीकरण अगर किसी ने किया है, वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आज ऐसी स्थितियां क्यों होंगी कि शंकराचार्य सरीखे लोग और टीम इंडिया के लोगों का मत मिल रहा है और भारतीय जनता पार्टी के मत भिन्न हो रहे हैं ना। उनकी धार्मिक व्याख्या अलग हो जा रही है, शंकराचार्य की धार्मिक व्याख्या अलग हो जा रही है। आपकी धार्मिक व्याख्या इसलिए अलग हो रही है कि आप इस मामले को लेकर आप 2024 में जाना चाह रहे हैं, क्योंकि आपके पास कोई सफलता का रिपोर्ट कार्ड नहीं है, ना तो आपके साथ कोई पुराने सहयोगी हैं, ना उत्तर में कोई सहयोगी दिखते हैं, ना दक्षिण में कोई सहयोगी दिखते हैं। जो छोटे छोटे सहयोगी हैं राजीव जी, अब वो भी उन्हें आंख दिखा रहे हैं। ये स्थितियां बन गई है भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बार बार वही कह रहा हूं कि हम उसमें ना भटकें, राम मंदिर की चर्चा में ना अटके, ना भटकें हम, क्योंकि एक पूरी की पूरा नैरेटिव सेट करने की कोशिश की तमाम डिबेट्स, जितनी भी चर्चाएं हो रही हैं, वो किसी न किसी रूप में अयोध्या चले जाए। अयोध्या में अगर जाकर हम भटक जाते हैं
तो फिर जो मूल चर्चा है जिसमें एनडीए की बात जरूरी है करना, इंडिया की बात करना जरूरी है, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव है और मार्च के महीने में चुनाव की घोषणा हो जाएगी जैसा कहा जा रहा है। और उस हिसाब से देखा जाए तो क्या तैयारियां हैं, इंडिया की क्या तैयारी है, राहुल गांधी की जो अब पदयात्रा या कहें भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकल रही है उसकी क्या तैयारियां चल रही हैं। आज अलग अलग राज्यों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के नेताओं ने की है और भारत जोड़ो न्याय यात्रा की जानकारी देने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। ये और इन तैयारियों में और भी क्या कुछ है। अन्याय जो हो रहा है लोगों के ऊपर, चाहे वो आर्थिक अन्याय हो, चाहे राजनीतिक हो या सामाजिक हो, इस अन्याय पर विजय पाना यानी कि न्याय की बात। पहली यात्रा में राहुल गांधी ने नफरत छोड़ो और भारत जोड़ो का नारा दिया था, यहाँ अन्याय का हक मिलने तक का नारा है और इसकी बात जरूरी है करना यहाँ पे, इसलिए क्योंकि यहीं से एक अलग दिशा इस देश की राजनीति को के लिए निकलती है, बनती है। इसलिए मुझे लगता है कि हम लोग ज़्यादा उस पर चर्चा करें और समझने की कोशिश करें कि आखिर इस देश में क्या पैरेलल राजनीति एक, लेकिन उसकी दिशा और उसका पूरा का पूरा मॉड्यूल अलग हो सकता है। क्या वो राजनीति धर्म से अलग हो सकती है, और जहां धर्म है क्या वहां राजनीति होती है, और धर्म के साथ अगर राजनीति है तो वो कैसी राजनीति है। छोड़िए, इस व्याख्या में भी ना पड़े, लेकिन क्या पैरेलल एक दूसरे मॉड्यूल के साथ जिस राजनीति को करने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं उस राजनीति में क्या सफलता मिल सकती है। और जब इस सवाल को लेके आते हैं तो फिर हमारे पीछे 100 साल पीछे हमको जाना होता है, जब गांधी का युग भारत में जिसकी शुरुआत होती है और उसके बाद फिर आज़ादी कैसे मिलती है, ये सब आप देखते हैं। क्या एक नई दिशा लेकिन पैरेलल टू महात्मा गांधी वही राजनीति की हम देख रहे हैं। बहुत सारे सवाल हैं। जरा महात्मा गांधी का जिक्र कर रहे हैं तो डॉक्टर दीपक पाचपोर जी आपसे बेहतर और कौन बता सकता है। जो सवाल मैं रख रहा था जरा उसी की व्याख्या आपके जरिए समझना चाहता हूं। पहले तो मैं बहुत स्पष्ट कर दूं, आपका ये जो कहना है कि हम राम मंदिर की बिल्कुल चर्चा ना करें, तो मुझे ऐसा लगता है नहीं, राम मंदिर की चर्चा में उलझ न जाएं। मेरा ये कहना है राम मंदिर की चर्चा सुबह से शाम तक जो हो रही है और इसमें कहीं आस्था सामने आ जाती, किसी की आस्था है तो कुछ और है, कहीं किसी का अपना जो है उनका अंदर से उनकी जो भावना है वो जागृत हो जाती है, कोई कहीं दुखी कहीं कोई। तो इन सब चीजों को त्याग कर, इन सब चीजों को वहीं किनारे रख के और उन चीजों का सवाल जवाब जो ढूंढा जा रहा है उनको वहीं ढूंढने दीजिए। नहीं जा रही है सोनिया गांधी, नहीं जा रही है, उनकी मर्जी है, लेकिन सोनिया गांधी से ज्यादा इंपॉर्टेंट तो शंकराचार्य हैं जो नहीं जा रहे हैं, ये सवाल पूछा जाना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूं जी कि हम क्यों सोनिया गांधी नहीं जा रही हैं इस बारे में बात करें। हम ये बात करें ना, हम ये पूछे ना कि आखिर आप ये क्यों नहीं बता रहे हैं कि शंकराचार्य चारों उन लोगों ने क्यों नहीं, और अखाड़ों के लोगों को आपने इनवाइट क्यों नहीं किया। अगर इनवाइट किया तो कितने लोग आ रहे हैं, ऐसे कितने लोग हैं। आखिर आपने हिंदुओं के बीच ही भेद करने की कोशिश क्यों की, हिंदुत्व के नाम पे आपने हिंदुओं को क्यों दो फाड़ में कर दिया है। ऐसे कई सवाल होंगे डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, इसलिए मैं उन चीजों को थोड़ा किनारे रख रहा हूं, क्योंकि जब हम उस पर बात करेंगे तो फिर आस्था रूपी चादर सबके ऊपर होगी, इसलिए उसको किनारे रखिए और पैरेलल राजनीति की बात करें। नहीं, लेकिन मेरा कहना है कि जिस तरीके से दो घटनाओं के बीच, मतलब ये जो न्याय यात्रा जो निकल रही है राहुल गांधी की 14 और जो 20 मार्च को खत्म होगी, इसी के बीच में राम मंदिर वाला मुद्दा भी, जैसा मैंने कल कहा था कि ये वो घटना अब सैंडविच हो गई है इन दो बड़ी माइलस्टोन्स के बीच में। लेकिन मैं इस समय राकेश अचल जी के एक लेख का मैं आपको छोटा सा रेफरेंस देना चाहता हूं, और मैं अपने तमाम दर्शकों से भी मैं आग्रह करूंगा कि उस लेख को जरूर पढ़ें। आजादी के आंदोलन के साथ बहुत लोगों ने तुलना करते हुए उन्हें यह कहा कि राम मंदिर का जो आंदोलन है वो आजादी के आंदोलन से भी बड़ा था। अब देखिए, महात्मा गांधी ने, आपने महात्मा गांधी की बात की, तो महात्मा गांधी ने जब आजादी का आंदोलन शुरू किया तो उनके सामने दो बातें थी। देश को स्वतंत्रता दिलाना तो अपने आप में था ही था, लेकिन साथ में इस देश की जो धर्मनिरपेक्षता है, जो सोशल फैब्रिक है, उसे बचाकर रखना बहुत आवश्यक है। तो इस समय इंडिया गठबंधन के साथ और उसके जो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी कांग्रेस के ऊपर सबसे बड़ी बात यह आ गई है कि किस तरीके से ऐसे समय में जब यात्रा निकल रही है, यात्रा उसके बाद खत्म होगी, उसका एक बड़ा उद्देश्य अब ये भी हो गया है कि राम मंदिर के असर को खत्म करना और 2024 के चुनावों तक पहुंचना। ये भी इस इंडिया गठबंधन का और कांग्रेस की इस यात्रा का एक बहुत बड़ा उद्देश्य हो गया।
जिस प्रकार से गांधी ने आजादी के साथ साथ धर्मनिरपेक्षता को बचा कर रखा, वैसे ही इंडिया गठबंधन के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी विशेषकर कांग्रेस की। तो इस मामले में कांग्रेस का ये जो निर्णय, अब इसका थोड़ा सा पासिंग रेफरेंस हमको देना ही पड़ेगा कि बिल्कुल। सोनिया गांधी नहीं गए, खड़गे नहीं गए, बहुत सारे लोग नहीं गए, तो वो एक बहुत ही साहसिक कदम है। ऐसा साहसिक कदम जो है वो केवल गांधी के अनुयायी ही उठा सकते हैं, इसके अलावा किसी में हिम्मत नहीं है। अभी आप देखिए कि बहुत सारे 28 गठबंधन के 28 सदस्य हैं, लेकिन 28 लोगों में से कितने लोग जो है मुखर होकर कह रहे हैं कि नहीं, ये एक राजनीतिक मामला है, ये कोई धार्मिक मामला नहीं है। 92 में जब राम मंदिर आंदोलन शुरू हुआ तो उस समय ये कहा जाता था कि राजनीति जो है धर्म के अनुसार संचालित होनी चाहिए, लेकिन अब देशवासियों को बताना बहुत जरूरी है कि उद्देश्य तो ये बताया गया था आज से तीन दशक पहले, लेकिन आज स्थिति ये है कि राजनीति जो है वो धर्म के अंदर घुस गई है, धर्म को उसने गौण बना दिया और राजनीति ऊपर हो गई है। तो इस समय हम सब लोगों का भी एक तरह से फर्ज बनता है कि हम लोगों को बोले कि भाई वो वहां का जो कार्यक्रम है वहां पे आप जा रहे हैं, ना जाए ठीक है, आपकी आस्था की बात है, लेकिन ख्याल रखिए कि आपको राम नहीं बुला रहे हैं, आपको मोदी और शाह बुला रहे हैं। इसके ही साथ में राम मंदिर के ऊपर चर्चा को जो यहीं पे विराम देता हूँ। और आपकी जो इंडिया गठबंधन वाली बात है, निश्चित रूप से सबसे बड़ी बात है कि राम मंदिर के इस बड़े मुद्दे के बाद भी इस झंझावात में भी ये 28 के 28 दल जो है वो इंटेक्ट हैं, जुड़े हुए हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं। बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि पहले तो इस 22 जनवरी के बाद और 20 मार्च के बाद ये दो घटनाक्रम जब हो जाएंगे तो उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि एनडीए को अपना कुनबा संभालने में भी बड़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि संदेश बहुत साफ हो चुका रहेगा, लोगों के पास ये बात पता जा चुकी होगी कि इस धर्म प्राण देश को मोदी प्राण बना दिया गया है। आज जो सारे के सारे हैं वो धर्म के अनुयायी नहीं बल्कि वो मोदी के अनुयायी बन चुके हैं। ये बात जिस दिन खुल जाएगी, आज जो है ये माना जा रहा है ये जितने भी इनके साथ जितने अलग छोटी बड़ी पार्टियां जो जुड़ने की कोशिश कर रही हैं एनडीए के, हालांकि उसमें कुछ में का तो कोई अस्तित्व भी नहीं है, जैसा कि हम सब जानते हैं। बहुत लोगों के न विधायक हैं, न सांसद हैं, न तो कोई उन लोगों का ठीक ठाक कोई संगठन है। इसके बाद भी अगर जुड़े हैं तो इस उम्मीद में जुड़े हैं कि हाँ, राम मंदिर का मुद्दा चल जाएगा तो हम भी जीत जाएंगे, उसी नाव में हम भी बैठ जाएंगे और हम भी संसद या विधानसभा में पहुंच सकते हैं। तो इसके बाद जो होगा 20 मार्च के बाद, मुझे ऐसा लगता है कि लोगों की आंखें पूरी की पूरी खुल चुकी होंगी, स्थिति साफ हो चुकी होगी। राम मंदिर का मामला जहां था एक आध हफ्ते चलेगा, पीले अक्षत जो है वो सफेद हो जाएंगे वापस। उसके बाद जो है देखा जाएगा कि 20 मार्च के बाद किस तरीके से इंडिया गठबंधन जो है फिर वो चुनावी मैदान में उतर जाएगा। चुनावी मैदान में वो अभी भी है, लेकिन वो इंतजार कर रहा है, वो भी देख रहा है कि 22 जनवरी को और 20 मार्च तक क्या होता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि गठबंधन वहीं पर है, इंडिया गठबंधन। एनडीए जो है इसे जोड़कर रखने के लिए भी बहुत जरूरी हो गया है मोदी जी के लिए कि राम मंदिर जैसे मुद्दे को बहुत उठाए, उसका अपना भारतीय जनता पार्टी का कुनबा है, उसको तो समेट के उसे रखने की जरूरत है ही मोदी शाह को। साथ ही साथ एक कहे जाने के लिए एनडीए ये देश के सामने प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि देखिए कितना बड़ा गठबंधन है, उनके 28 है तो हमारे पास 38 दल हैं। वो उसको प्रोजेक्ट करने के लिए बहुत जरूरी है कि इस राम मंदिर वाले इवेंट को बहुत बड़ा बनाया जाए। लेकिन बनेगा क्या, डाउट है, कारण शंकराचार्य विरोधी हो गए हैं, बहुत सारे लोग अब इस बात को लिख रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि देखिए 20 मार्च के बाद असली पत्ते खुलेंगे और एनडीए जो है कमजोर होता जाएगा, इंडिया लगातार मजबूत होता जाएगा। दोनों की स्थिति बहुत साफ है। राजीव जी 22 जनवरी और 20 मार्च का आप जिक्र कर रहे हैं, उससे पहले 14 जनवरी भी सामने है, जिस दिन ये यात्रा भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत हो रही है और वो भी मणिपुर से शुरुआत हो रही है। मणिपुर काफी चर्चा में है। लोग पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लक्षद्वीप जाने की फुर्सत मिल गई, वहां फोटो शूट करवाना और स्कूबा डाइविंग करने तक की फुर्सत मिल गई, लेकिन वो मणिपुर आखिर क्यों नहीं गए। हमारी टीम भी मणिपुर में रहेगी उस दिन 14 तारीख को। पल पल की रिपोर्ट दिन भर हम आप तक पहुंचाएंगे कि क्या कुछ हो रहा है मणिपुर में। हम भी जाना चाहते थे और हमारी टीम वहां मौजूद रहेगी और आप तक पल पल की रिपोर्ट बताएगी कि क्या कुछ मणिपुर में हो रहा है। मणिपुर इटसेल्फ और उसके अलावा मणिपुर से जो यात्रा निकलेगी 20 मार्च तक, लगातार आपको हम कवरेज देंगे इस यात्रा का। इस यात्रा के कवरेज को आप हमारे चैनल पर पहले भी देख चुके हैं। भारत जोड़ो यात्रा
पार्ट 1 को, अब पार्ट 2 को देखिएगा हमारे चैनल पर। 14 जनवरी से लगातार 22 जनवरी को क्या कुछ होगा उस पर भी नजरें रहेंगी, और उसके बाद देश की सियासत किस दिशा में जा रही है ये सब कुछ हम आप तक पहुंचाएंगे, अलग अलग चर्चाओं के जरिए भी, लाइव टेलीकास्ट के जरिए भी। आना चाहता हूं सीधे अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास। अमलेंदु जी, बहुत कुछ बदलते हुए बता भी रहे हैं हमारे साथी डॉक्टर दीपक पाचपोर जी की 20 मार्च के बाद बहुत कुछ आप देखेंगे, और हो सकता है उसके बाद कह सकते हैं हम कि क्या कुछ है। लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि 14 जनवरी से ही बहुत कुछ परिवर्तित दिखाई देने लगेगा, और 14 जनवरी से पहले जब ऑलरेडी ऑलमोस्ट सीटों के बंटवारे की बात हो चुकी है, आखिर क्या कारण है कि ममता बनर्जी को यह कहना पड़ा, अपने प्रवक्ताओं को चेंज करना पड़ा, कुछ प्रवक्ताओं को उन्होंने चेंज भी किया है, और यह कहना पड़ा कि कांग्रेस के खिलाफ कुछ मत बोलना? क्यों आखिर अखिलेश यादव को कहना पड़ा कि मायावती जी वरिष्ठ हैं, उनके खिलाफ मत कुछ बोलिए? क्यों कह रहे हैं नीतीश कुमार कि हम लोग बिल्कुल मजबूती के साथ जुड़े हुए हैं एक दूसरे से और सीटों के बंटवारे पर हम काम कर रहे हैं? क्या ये जो काम अब जल्दी जल्दी कांग्रेस पार्टी निपटा रही है, यहीं से एक डर की स्थिति पैदा हो रही है वहां दूसरे खेमे में? निश्चित तौर पर राजीव जी, ये दूसरे खेमे में डर तो पैदा हो ही रहा है। कांग्रेस जिस तरीके से तैयारियां कर रही है और जिस मजबूती के साथ चीजों को लेकर चल रही है, और जिस समन्वय के साथ दूसरे दलों के साथ, अपने जो उसके घटक दल हैं इंडिया गठबंधन के, उनके साथ चीजों को लेकर चल रही है, तो उससे भारतीय जनता पार्टी के अंदर परेशानी पैदा होना और डर पैदा होना एक स्वाभाविक सी चीज है, और वो हो रही है। क्योंकि देखिए राजीव जी, जो इंडिया गठबंधन है उसके जो दल है वो लगभग 60% वोटों के मालिक हैं। 2019 के हिसाब से अगर सोचा जाए, जब भारतीय जनता पार्टी को लगभग 37% वोट मिले थे, और तमाम जो था वो पुलवामा का असर था, उसके बावजूद 60% वोट जो है वो इस इंडिया गठबंधन के पास ही है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी की परेशानी तो निश्चित तौर पे स्वाभाविक है कि जब सारे विपक्ष जो है, एक तरीके से कहा जाए, वो एकजुट है और एकजुट होकर के लड़ रहा है, तो वोटों का बिखराव अब कहीं नहीं होगा। असल में भारतीय जनता पार्टी को राजीव जी पहले आशा ये थी कि गठबंधन बन ही नहीं पाएगा, और उनकी भी तमाम चीजें आएंगी, किस तरीके से विभिन्न विचारधारा के लोग आकर के जुड़ेंगे और किस तरीके से किन मुद्दों पे एकजुट होंगे। लेकिन चूंकि मुद्दा, जैसा कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री प्रातः स्मरणीय नरेंद्र मोदी जी ने संसद के अंदर खड़े हुए कहा था कि उन्होंने ही वही गठबंधन करा रहे हैं और ईडी सीबीआई का डर है, तो अगर यही मान लिया जाए कि ईडी सीबीआई का ही डर है, तो भी इसके लिए प्रधानमंत्री ने गठबंधन करा रहे हैं और गठबंधन हो गया। अब वो गठबंधन सिर्फ हो ही नहीं गया, वो गठबंधन जो है वो एक तरीके से कहा जाए कि वो सब चीजें सेटल कर चुका है। मतलब जिस तरीके से आपने बताया कि नीतीश कुमार का बयान, अखिलेश यादव का मायावती जी को लेकर के बयान, ममता बनर्जी ने जिस तरीके से अपने प्रवक्ता जो थे वो सेंड किए, 10 बदले और उनको सब जारी किया, इसी तरीके से खड़गे साहब का परसों था कि जिसको भी जो बात करनी है वो अंदर आकर के बात करे, बाहर किसी को कोई बयान नहीं देना। तो इस पे सब लोग एकजुट हुए और लोगों को समझ में आया कि अगर हम में से कोई भी बाहर कोई अगर कोई बात करेगा तो उसका ये मीडिया जो है ये ढंग से जो है उसका दुष्प्रचार जो करेगा, भले वो अंदर चीजें हो या ना हो। जब कुछ नहीं होता है तब तो ये इतना अधिक दुष्प्रचार हो जाता है, और अगर थोड़ी सी भी बात बाहर आएगी, कुछ भी होगा, तो वो दुष्प्रचार जो है वो जबरदस्त तरीके से होगा। तो इसलिए अंदर सारी चीजें सेटल हो चुकी हैं और सबके समझ में राजीव जी आ चुका है कि हर हाल में 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाना है, और यही एकमात्र लक्ष्य और यही एकमात्र उद्देश्य जो है इस गठबंधन का है। तो जब एकमात्र लक्ष्य और एकमात्र उद्देश्य समझ में आ गया है लोगों को, तो फिर जाहिर सी बात है कि फिर सीटें किसकी कम और किसकी ज्यादा है, ये प्रश्न है ही नहीं। प्रश्न तो ये होगा कि लोग जीत करके आए और इस सरकार को सत्ता से बाहर किया जाए, यानी मोदी जी को जो है वो अपदस्थ किया जाए, एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाया जाए। तो जब ये एक लक्ष्य है और इसके लिए सब एकजुट हैं, तो फिर अंदर की कोई किसी तरीके की टूट फूट की बात या कुछ है ही नहीं। इसीलिए ये सारी चीजें आ रही हैं। और अखिलेश यादव का जो बयान मायावती जी करके है, इसमें मतलब अखिलेश यादव भी अच्छे तरीके से समझ गए इस बात को कि अब गठबंधन का स्वरूप जो है वो बड़ा होना चाहिए और इस लड़ाई में ज्यादा से ज्यादा लोगों को साथ में आना चाहिए। इसीलिए जो है ये सारी चीजें मुझे लगता है कुल मिलाकर के हो रही हैं और सबकी समझ में आ गया है कि इस गठबंधन को मजबूती के साथ आगे लेकर के जाना है। और वो छोटे मोटे इस तरह के नेता कुछ बात करते भी हैं, एक आध कोई करता है तो वो मुझे लगता है वो लाइन से बाहर के लोग हैं जिन्हें अंदर की कुछ जानकारियां है ही नहीं कि अंदर बातें क्या हो रही हैं। तो वही लोगों की जो बातें आएंगी उसी को मीडिया उठाने की कोशिश करेगा, लेकिन अंदर की जो चीजें हैं बड़े लोग जो हैं जो सारी चीजें तय कर रहे हैं वो अब एक मुझे लगता है एक बिल्कुल एक खास मुकाम पे पहुंच चुके हैं और एक सारी चीज जो उनके यहाँ फाइनल हो चुकी है, किस तरीके से चुनाव में जाना है, किन मुद्दों को लेकर के जाना है और कहाँ कहाँ कौन कौन गठबंधन का साथी होगा और कहाँ कहाँ फ्रेंडली फाइट होगी। ये सारी चीजें मुझे लगता है उनके अंदर सब चीजें लगभग तय हो चुकी हैं। और एक बात तो तय हो चुकी है, सीटों का बंटवारा हुआ हो या नहीं हुआ हो, वो चीजें सामने आई हो नहीं आई हो, लेकिन एक चीज तय हो चुकी है
कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए ये गठबंधन एकजुट है और एकजुट रहेगा और भारतीय जनता पार्टी को हराएगा। इस पे सब एकमत है राजीव जी, और अगर इस पे सब एकमत है तो बाकी चीजें गौण हो जाती हैं, उनका कोई महत्व रह ही नहीं जाता है जी। बिल्कुल बिल्कुल, ये एकजुटता की बात यहाँ तक है कि कुछ राज्य हैं आम आदमी पार्टी जिसमें बहुत ही चुस्ती के साथ, मुस्तैदी के साथ और पूरे अपने हक के साथ कांग्रेस के सामने ये दावा कर रही थी कि मुझे इन जगहों पर इतनी सीटें चाहिए, जिसमें दिल्ली और पंजाब तो है ही, उसके अलावा हरियाणा भी चाहिए, उसके अलावा गुजरात में भी चाहिए, उसके अलावा गोवा में भी चाहिए। लेकिन अब आम आदमी पार्टी ने गोवा से अपने आप को विड्रॉ कर लिया है। तो ये किसी न किसी, और कल मीटिंग होगी, इसके बाद फाइनल हो जाएगा कि कहाँ कितनी सीटें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच तालमेल में बंटवारा सीटों का हो चुका है। ये कल शाम को पता चल जाएगा आधिकारिक तौर पर, जिस दिन ये लोग इसकी खबर देंगे, पुष्टि करेंगे। लेकिन उसके अलावा ये बात ज़रूर है कि कुछ कुछ चीज़ें जो छन छन के बाहर आती हैं वही आप लोगों तक रख रहा हूँ। तो कितने इंटैक्ट हैं, कितना एक दूसरे में अब इतना भरोसा हो गया है कि एक नहीं 4 मीटिंग, और 4 मीटिंग जो अलग अलग राज्यों में हुई मीटिंग्स। फाइनल लास्ट मीटिंग दिल्ली में हुई थी इंडिया गठबंधन की, और उसके बाद सीटों के बंटवारे की मीटिंग हो रही है, और कोऑर्डिनेटर्स की मीटिंग, और अलग अलग, क्योंकि कई कोऑर्डिनेटर्स भी बना दिए गए थे मुंबई की मीटिंग में। उसके बाद आप लोगों को वो खबर भी हमने पहुंचाई थी। सवाल यही है कि एक तरफ इंडिया गठबंधन की ये सारी तैयारियां, लेकिन इसके बाद भी इंडिया गठबंधन में ही कमजोरियां क्यों दिखाई जाती हैं? और बार बार जो सवाल, जो बातें होती हैं वो यही होती कि इंडिया गठबंधन बहुत कमज़ोर है, देखिए इनमें सीटों का तो बंटवारा हो नहीं रहा है। राकेश अचल साहब के पास मैं आना चाहता था, शायद डिस्कनेक्ट हो गए हैं। डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी के पास आता हूँ। प्रकाश जी, आखिर ऐसी खबरें क्यों ज़्यादा, मतलब इसके क्या कारण हो सकते हैं? एक यही जो लगता है कि भाई सब कुछ तो एक पक्षीय है, इसीलिए वहाँ इंडिया गठबंधन कुछ करे ना करे, उसकी निगेटिव खबरें उसकी निकाली जाएं। क्या मात्र यही है या कुछ और भी हो सकता है? प्रकाश जी। मुझे लगता है कि एक खास एजेंडा है जिसके तहत ये बात बार बार कही जाती है। निशाने पर इंडिया गठबंधन है, और इंडिया गठबंधन की छोटी छोटी बातों को जिस तरह तूल दिया जाता है वो बताती है कि किस तरह बीजेपी के महकमे में धड़कनें बहुत तेज हैं। आप देखिए कि बीजेपी के छोटे छोटे नेता बयानबाजी कर रहे हैं और मीडिया उसे तवज्जो दे रहा है। छोटे नेता अलग अलग राज्यों में, कोई भूतपूर्व मंत्री है, कोई पूर्व उप मुख्यमंत्री है, कोई पूर्व विधायक है, पूर्व सांसद है, ये लोग बयान दे रहे हैं। और ये अकारण बयान नहीं दे रहे, इन्हें कहा गया है कि वे इस तरह के बयान दें। जैसे राहुल गांधी के खिलाफ जब भी कोई बात कहनी होती है तो कोई विधायक आके बयान देता है, जो अपने इलाके में जैसे तैसे जीता हो, तो वो ये बताना चाहती कि देखिए उनके लिए तो हमारे ये नेता ही काफी हैं। हमारे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री राहुल गांधी के बारे में बयान नहीं देते। कांग्रेस ऐसा नहीं करती कि छोटे मोटे नेता भी प्रधानमंत्री पर बयान दे, और अगर वे बयान देंगे तो उसे कोई तवज्जो नहीं देगा, ना कोई दिखाएगा, ना कोई छापेगा। तो ये एक बीजेपी ने जिस तरह मीडिया पर कंट्रोल किया है उसका एक नतीजा है। लगातार इंडिया गठबंधन की खबरें जैसे दिखाई जानी चाहिए थी, नहीं दिखाई जा रही। अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो शायद लोगों को सही खबरें पता भी नहीं चलती कि क्या वास्तव में हालात है। एक तरफा खबरों से लोग ऊब गए हैं और लोग देख रहे हैं कि कब वो दौर आएगा जब बदलाव की आंधी चलेगी और बदलाव होगा। दरअसल बीजेपी का ही एक बड़ा धड़ा है जो मोदी और शाह के खिलाफ है, लेकिन वो कुछ बोलने की हिम्मत करता नहीं है, और न ही उनके खिलाफ कोई मीडिया में आवाज उठती है। अगर उनमें कोई गलती भी करे तो किसी की हिम्मत नहीं है जो ये कहे कि भाई ये गलत हुआ है। तो एक तरफा चल रहा है मीडिया, और हमें लगता है कि देखिए हवा एक तरफा चल रही है, 2024 में तो इतनी सीटें आ जाएगी बीजेपी को, ये हो जाएगा। ऐसा कुछ अनुमान लगाना अभी से अनुमान लगाना ठीक नहीं है, क्योंकि आप देखिए कि राम मंदिर की बात है। जब 1948 में पहली बार फैजाबाद में जब चुनाव हुए थे, तब लोकसभा चुनाव में राम मंदिर का मुद्दा उठा था, और तब वो मुद्दा तब भी उठा था और राम मंदिर के पक्ष में आवाज उठाने वाले नेता जीते थे। तो मंदिर हमारी आस्था का केंद्र है, लेकिन
ले देकर जिस तरह विपक्ष को निशाना बनाया जा रहा है, और मंदिर के बहाने, संगठन के बहाने, अलग अलग पार्टियों के बहाने, और महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ वो सबसे किसी से छुपा नहीं है, किस तरह से एक तरफा फैसला किया है स्पीकर ने। तो ये सारी बातें बताती कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। लोगों को ये भरोसा हो गया कि अब तो सरकार जिसकी है, ईडी जिसकी है, सीबीआई जिसकी, उसी के पक्ष में सब फैसले होने हैं। तो लोगों को लगता है कि जो मीडिया है इन सब चीजों को नहीं दिखाएगा, लेकिन लोगों के मन की था पाना किसी के बस की बात नहीं है राजीव जी। और अभी चुनाव में बहुत समय है, इंडिया को कितना सपोर्ट मिलेगा ये लोग देखेंगे, और वो दिन भी जल्दी ही आएगा राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल, एक मील का पत्थर शायद ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा साबित हो, ये साफ लग रहा है, ऐसी उम्मीद है, क्योंकि इसमें बहुत लोग जुड़ेंगे। और जैसे भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 1 हुई थी और शुरुआत में लोगों को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, लेकिन उसको हम दूसरे रूप में आज भी याद करते हैं। और कहीं ना कहीं राहुल गांधी की मेहनत वहाँ साफ झलकती है कि 4000 किलोमीटर पैदल नाप देना छोटी मोटी बात नहीं है। हालांकि ये हाइब्रिड यात्रा है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, जिसमें बस और पैदल दोनों, और रोज 2-2 सभाएं राहुल गांधी करेंगे। उन जनसभाओं से भी बहुत कुछ सामने आएंगी कि आखिर देश की जनता किस दिशा में जाती हुई, और जो लोकल मुद्दे हैं या जन मुद्दे हैं उस पर कितना रिएक्शन आता है। जरा आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी एक बार आपके पास फिर से। पहले अपने वक्तव्य में आप कुछ बातें दूसरे हिस्से के लिए छोड़ दिए थे, वहीं से मैं चाहता हूं शुरुआत करें। और फिर दूसरी बात ये कि क्या न्याय यात्रा, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा, और उसके एक सप्ताह बाद इसकी शुरुआत हो रही है, एक सप्ताह बाद राम मंदिर का उद्घाटन है, ताम झाम बिल्कुल, मतलब उसकी कल्पना नहीं कर सकते जिस ढंग से उसके लिए उसकी भव्य तैयारियां चल रही हैं, मीडिया में भी भव्य तैयारियां चल रही हैं। उस लिहाज से देखा जाए तो क्या यात्रा के जो मुद्दे हैं देश में वो भारी पड़ेंगे? राजीव जी, मैं यही बात कहना चाह रहा था पिछली बार कि चुनाव मुद्दों के इर्द गिर्द होता है, और फिर किसी एक मुद्दे या 2 मुद्दों के बीच में वो सिमट जाता है राष्ट्रीय स्तर पर। और लोकसभा के चुनाव स्थानीय मुद्दों पर नहीं होते। लोकसभा के चुनाव पे लोग मतदान राष्ट्रीय मुद्दों पे ही देते हैं। पिछली बार का 2019 से अगर आप तुलना करें तो 2019 में भी अडानी, राफेल, चौकीदार चोर है, ये सारे मुद्दे थे, और इस पे बीजेपी रिएक्ट भी कर रही थी। आपको याद होगा कि ट्विटर हैंडल में मैं भी चौकीदार हो गए, कैबिनेट मंत्री से लेके पूरा बीजेपी चौकीदार बन गई थी। वो कांग्रेस के या राहुल गांधी के रिएक्शन में हुआ था काम जी। अब देखिए कि उस वक्त फिर क्या हुआ। बीजेपी के पास मुद्दे नहीं थे। बीजेपी के पास मुद्दा आया 14 फरवरी के बाद से, जब पुलवामा हो गया, और फिर उसके बाद बालाकोट हुआ, और वहां से चुनाव उसी मुद्दे पर हुआ। और पिछले चुनाव में गठबंधन नहीं बना था उस तरीके का, जैसा एक स्ट्रक्चर्ड नाम के साथ एक गठबंधन अब बन गया है। तो ये तब्दीली है, पहली बात। दूसरी बात ये कि पिछली बार 31% से बीजेपी 37% पे गई थी। तो 31% से 37% की जो जंप थी, ये जंप पुलवामा और बालाकोट की जंप थी। वो बीजेपी के मुद्दे या राम मंदिर या धार्मिक आधार पे वो वोट शेयर नहीं बढ़ा था जी। और अभी जब मैं बात करता हूं तो ऐसा नहीं है कि कोई अगर हम मुझको आज तक अभी एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो ये कहे कि पिछली बार मैंने मोदी साहब को नहीं वोट दिया था, मैंने समाजवादी पार्टी को या कांग्रेस को वोट दिया था या बीएसपी को वोट दिया था, लेकिन इस बार मैं राम मंदिर की वजह से बीजेपी को वोट दूंगा।
बीजेपी को पिछली बार और उसके पिछली बार और उसके पिछली बार जो भी वोट मिला वो राम मंदिर वाला ही वोट है। जी अब सवाल यह है कि 22 तारीख के बाद बीजेपी क्या करेगी? क्या बीजेपी इसी मुद्दे पे आगे बढ़ेगी या बीजेपी नए मुद्दों की तरफ जाएगी? इंडिया गठबंधन का मामला बहुत स्पष्ट है कि वो पिछली बार की तरह आर्थिक मुद्दे, बेरोजगारी के सवाल, किसानों के सवाल, महिलाओं के सवाल, जातिवाद जनगणना, सामाजिक न्याय, इन सब सवालों पे वो चुनाव में जा रहे हैं। और लगातार इंडिया गठबंधन में इजाफा हो रहा है। महाराष्ट्र में भी नई पार्टियां आ गई 2, ऐसी अभी और पार्टियां जुड़ेंगी। जहां तक मेरी जानकारी है कि जो छोटी छोटी पार्टियां हैं उनसे अलग से संपर्क हो रहा है और वो हमको जनवरी के एंड या फरवरी के फर्स्ट सेकंड वीक में बहुत तेजी से उसमें हमको खबरें आती हुई दिखाई देंगी, जब जहाँ पे 2 सीट या 4 सीट या 1 सीट या 2 सीट के छो वाली जो पार्टियां हैं उनके साथ भी गठबंधन हो रहा है, जो अलग अलग जातियों जी की या अलग अलग सामाजिक समूहों की पार्टियां हैं या अलग अलग भूगोल की पार्टियां हैं। जी तो और इस तरीके से आप देखिए कि एनडीए का क्या हुआ। एनडीए का मान लीजिए कि जाटों की पार्टी राजस्थान में आरएलपी, उन्होंने किसानों के मुद्दे पर एनडीए का साथ छोड़ दिया था। वो वापस नहीं आए, वो विधानसभा चुनाव में भी वापस नहीं आए। इसी तरीके से आप देखिएगा कि बहुत दबाव होगा हरियाणा में जो जाटों की पार्टियां हैं उनके ऊपर, खासकर ब्रजभूषण शरण सिंह के प्रकरण के बाद। तो बहुत कुछ अभी एनडीए गठबंधन में भी होना है जी बिल्कुल। और इनको नए पार्टनर्स मिलना बहुत मुश्किल होगा। जैसे मान लीजिए कि जाट वोट को ही अगर मैं लूं तो लगभग 40 लोकसभा की सीटें हैं राजस्थान, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जहाँ जाट वोट प्रभावित करता है और उसमें बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल होगी जाट पॉलिटिक्स में इस बार हस्तक्षेप कर पाना। इस तरीके के तमाम सारी चुनौतियां हैं बीजेपी के पास, प्लस मुद्दों में अभी बीजेपी ने तय नहीं किया। जैसे अगर आप इंडिया गठबंधन राहुल गांधी की बात करेंगे तो बहुत आराम से पिछले 15 दिन के बयान देखकर आप अंदाजा लगा लेंगे कि इंडिया गठबंधन जातिवाद जनगणना, सामाजिक न्याय, बेरोजगारी, आर्थिक सवाल, जी किसानों की मांगे, इन पे चुनाव में जा रहा है। एनडीए किस पे जा रहा है? एनडीए का मुख्य मुद्दा क्या होगा, ये 22 तारीख के बाद हम देखेंगे कि वो राम मंदिर के मामले पर कितनी रोशनी हुई या नहीं हुई। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। 22 तारीख के बाद राम मंदिर उद्घाटन के बाद वहां जो दिए जलाए जाएंगे उनसे कितनी रोशनी मिली बीजेपी को, ये भी देखना होगा। लेकिन दूसरी तरफ अभी आप बता ही रहे थे कि कुछ दल, 2 छोटे दल तो ऑलरेडी ऐसा कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन में शामिल होने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और वो आ रहे हैं। महाराष्ट्र से वो दल हैं, लेकिन उसके अलावा एक बड़ा दल उत्तर प्रदेश से भी है, मायावती जी का। शांत चुप हैं, लेकिन उनके इशारे बता रहे हैं और अब तो अखिलेश यादव भी इशारा कर रहे हैं। तो उस लिहाज से भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आने वाले समय में हो सकता है कि ये 28 दल कहीं 31 दल हो जाएं या 32 दल हो जाएं या 35 दल हो जाएं। तो इंडिया गठबंधन मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन साथ साथ ये भी है कि बहुत सारे लोग जो इंडिया गठबंधन के साथ आना चाहते हैं वो डरे हुए हैं और उसका उदाहरण भी सामने है। ईडी की छापेमारी पता नहीं कब कहां हो जाती है और किसके ऊपर ईडी का केस फाइल हो जाता है, ये भी पता नहीं। आज ही की खबर आप जानते होंगे कि फारूक अब्दुल्ला का एक 20 साल पुराना मामला है, उनको ईडी ने नोटिस थमा दिया है। तो फिर 20 साल पुराने मामले में भी अगर ईडी नोटिस थमाए तो आप समझ सकते हैं कि लोग कितने डर भी जाते हैं और डर कर रहना उनके लिए शायद लाजमी होता है। इसलिए भी तो बहुत सारे दल अभी छुपे हुए हैं, छुपे हुए हैं। लेकिन
अगर इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ फाइट करता हुआ दिखाई देगा तो ये दल, तमाम दल सामने आएंगे। और उसके अलावा भी सेकेंड वीक ऑफ मार्च जब चुनाव की घोषणा होगी, लोकसभा चुनाव की घोषणा, उसके बाद आप देखिए देश की सियासत कैसे करवट लेती है। क्लोजिंग कमेंट के लिए आना चाहता हूं राहुल लाल जी आपके पास। राहुल लाल जी, इस करवट की बात जरा आपसे करना चाहता हूं। हमारे साथ राकेश अचल साहब जुड़ गए हैं। रुकिए राहुल लाल जी, जरा राकेश अचल साहब बहुत मेहनत से जुड़े हैं, क्योंकि उनका मैं देख रहा था वीडियो जो है वो अटक रहा था। और अचल साहब, पहले आपके पास ही क्या कुछ देखते हैं करवट लेते हुए देश की सियासत को? सेकेंड वीक ऑफ मार्च में कह रहा हूं, इसलिए भी कह रहा था क्योंकि उसी समय चुनाव की घोषणा होगी, जैसा अब चुनाव आयोग की तरफ से जो संकेत मिल रहे हैं उस आधार पर बता रहा हूं। क्या कुछ आप देखते हैं उसके बाद? बिल्कुल बिल्कुल राजीव जी, करवट देश की आपको मार्च तक नहीं जाना पड़ेगा। 14 जनवरी से ही आप देखेंगे कि सूर्य उत्तरायण में जब होगा और मकर राशि में मणिपुर से प्रवेश करेगा तो वो उत्तर प्रदेश तक की राजनीति को बदल के रख देगा। और जो 400 पार की जो कल्पना है वो धरी की धरी रह जाएगी। 303 को संभालना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अब राम का जो मुद्दा है वो उसी तरह फुस होने वाला है बंधन का हुआ। जैसे ये अयोध्या अचल साहब जी, अचल साहब बहुत शुक्रिया, आपने कोशिश की और आखिर तक आपका नेटवर्क चला गया, नहीं अभी फिर आ गए हैं आप, लेकिन बहुत शुक्रिया आपका। और राहुल लाल जी, क्लोजिंग कमेंट। जनता पार्टी जरूर 400 पार का नारा लगा रही है, लेकिन जब हम लोग मैप पे देखते हैं, अलग अलग राज्यों में जोड़ते हैं, तो मैं कह दूं कि 200 का आंकड़ा पार करते हुए वो नजर नहीं आ रही है। और यह असर है टीम इंडिया का। जो प्रशांत जी कह रहे थे कि भाई आपके नए वोटर कहां जुड़ रहे हैं, प्रशांत जी नए वोटर तो छोड़ दीजिए, उनके पुराने वोटर उनको छोड़ के जा रहे हैं। देखिए, मतदाता जो सोचता है कि आखिर अपना रिपोर्ट कार्ड तो उन्हें देना पड़ेगा, आपने 10 वर्ष में क्या काम किया है। राहुल गांधी जिस तरह से भारत न्याय यात्रा में अलग अलग मुद्दे, यानी अन्याय के अलग अलग मुद्दे लेके जा रहे हैं, वो कि भाई महिलाओं के साथ अन्याय, किसानों के साथ अन्याय, जनता को महंगाई के भट्टी में झोंक देना। भाई जब मनमोहन सिंह $140 प्रति बैरल के जमाने में देश में 50 और 60 रुपया डीजल पेट्रोल की बिक्री होती थी, तो अभी जब सरकार 60 रुपया प्रति डॉलर पे बैरल पे पेट्रोलियम प्रोडक्ट ले रही है, तो इतने महंगे दाम क्यों है? तो उसके बाद सोचिए कि यह कैसी विकट परिस्थिति है, जहां ना तो महिलाओं, अगर सेलिब्रिटी महिलाओं को अगर न्याय नहीं मिल रहा है तो फिर सामान्य महिलाओं को कौन न्याय दे रहा है जी। और उत्तर प्रदेश में कई बहुजन समाज पार्टी के जो उसमें कोऑर्डिनेटर का पद काफी महत्वपूर्ण होता है, उन कोऑर्डिनेटरों को मायावती जी ने निर्देश भी दिया हुआ है। एक तरह से सीधे सीधे वो निर्देश ये है कि बीजेपी के पक्ष में कोई भी बातचीत कहीं से भी नहीं करना, स्पष्ट संकेत दे रहा है कि वो आ रही हैं। क्योंकि आपने भी अखिलेश यादव के बयान को दोहराया, उन्होंने भी संकेत उनके तरफ से भी है कि मायावती एक वरिष्ठ नेता है। ये पूरी परिस्थिति जो पटकथा उत्तर प्रदेश में लिखी जा रही है, उससे तय है कि बहुजन समाज पार्टी आगे चल के जो है कि इस चुनाव जो है कि वो टीम इंडिया के तहत लड़ने वाली है। इसमें बहुत किंतु परंतु की स्थितियां नहीं है, और यही कारण है, मैं बार बार बोल रहा हूं कि जो छोटे छोटे घटक दल है टीम एनडीए, वो इंडिया वाले एनडीए वाले टीम के, उनके सामने परिस्थितियां है। वो खुद ओम प्रकाश राजभर अगर पाला बदल रहे हैं अभी भी, तो उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, बजाते कि इधर से उनके दरवाजे खोले जाएं। तो अब लोग दूसरे खेमे में दरवाजे नॉक कर रहे हैं कि भाई हमारे लिए भी कुछ जगह बना दीजिए। ये स्थितियां बनी हुई हैं। कई सारे लोगों से देखिए, जब हम लोग राजस्थान के यात्रा में थे, मध्य प्रदेश के यात्रा में थे, उसमें भी बहुत सारे वोटर्स थे कि हम केंद्र में अलग मुद्दों पर वोट करते हैं और राज्य में अलग मुद्दों पर वोट करते हैं। राजस्थान में कई वोटरों ने हमें कहा कि इस समय जरूर भारतीय जनता पार्टी को वोट देने जा रहे हैं, लेकिन जब 2024 का चुनाव होगा उस समय हम लोग वोट जो है कि भारतीय जनता पार्टी को नहीं देंगे। आप सोच के देखिए, तो इतना अभी उत्तर प्रदेश में कई लोगों से बातचीत हो रही है हमारी, जो मैं सामान्य लोगों से बातचीत कर रहा हूं यहाँ पे हम लोग, वो उसमें बहुत सारे लोगों ने कहा कि भाई 8 कंपनियों में 10,000 15,000 महीने के मिल रहे हैं, उसमें कैसे जो है कि कोई आदमी सर्वाइव करे, रेंट पे कमरा भी ले, घर पैसे भी भेजे। तो महंगाई ऐसी स्थिति है, बड़ी बड़ी कंपनियां लोगों का शोषण कर रही हैं, और उनको शोषण करने की पूरी ठेकेदारी जो है वो सरकार की तरफ से मिली हुई है। तो ये स्थितियां अभूतपूर्व स्थितियां, इन स्थितियों में जब राहुल गांधी
न्याय यात्रा की बात करते हैं तो जरूर जो है कि ये चैनल उसे नहीं दिखाते हैं, लेकिन उन आम जनमानस की नजरें बिल्कुल टिकटिकी लगाकर उस यात्रा के ऊपर है कि वो किस रूप में वहां पे लोगों को जोड़ रहे हैं। इसलिए मैं मानता हूं कि 400 सीटों का पार का नारा छोड़ दीजिए, 200 सीटों के ऊपर भी एक संकट की स्थिति है। सोचिए, जो मणिपुर, प्रधानमंत्री आपने सही कहा कि लक्षद्वीप में जाके फोटो शूट करा रहे हैं। प्रधानमंत्री का रिकॉर्ड है कि 2019 में जनता नहीं समझ पाई। उस समय भी सोचिए, जब वो घटनाक्रम, पुलवामा का घटनाक्रम हुआ, उस समय भी वो फोटो शूट में बिजी थे राजीव जी। अभी भी वो फोटो शूट में बिजी है, लेकिन वो मणिपुर नहीं जा रहे हैं। जिस प्रखरता के साथ कांग्रेस ने इस मामले को, विपक्ष ने इस मामले को उठाया, उसका ना तो सदन के भीतर अब तक जवाब मिला और राहुल गांधी वहां से वो यात्रा शुरू कर रहे हैं। तो सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी घबराती है कि डिबेट में, सामान्य लोगों की चर्चा में मणिपुर का नाम न आए। राहुल गांधी ने वो मुसीबत खड़ी कर दी है कि मणिपुर से ही यात्रा शुरू कर रहे हैं वो। मणिपुर अगले कुछ समय के बाद बार बार वो नाम लोगों के जहन में आएगा और वहां के लोगों को अब तक उनके साथ न्याय की स्थितियां नहीं बनी है। जब बीजेपी के लोग पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग करते हैं तो अब लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि भाई, राष्ट्रपति शासन की सबसे आदर्श स्थितियां तो मणिपुर में थी, जहां पर डबल इंजन की सरकार थी, तो वहां पर वो स्थितियां क्यों नहीं बनी। मैं 2-3 चीजें खाली संक्षेप में एक चीज में कह दूं कि जो परिस्थितियां हैं रिपोर्ट कार्ड को लेकर, रिपोर्ट कार्ड आपके पास नहीं है, अर्थव्यवस्था के आंकड़े गिनती कराने के लिए आपके पास नहीं है, महंगाई कम करने के लिए आरबीआई ने कह दिया कि महंगाई कम नहीं हो सकती है, रोजगार के आंकड़े, आप रोजगार के अब तक जो है कि आप रोजगार देने में पिछले 10 वर्षों में सीधे सीधे असफल रहे आप। कई सारे बीजेपी के लोग ऐसे हैं जो उनके घर के बच्चे, हमें कई लोगों ने बोला कि अभी तेजस्वी यादव जी ने वैकेंसी निकाले, हमारे घर के कई बच्चे बिहार में जाके सेटल हो गए। तो उत्तर प्रदेश के बीजेपी के कई सारे समर्थक अब नाराज हैं कि भाई उत्तर प्रदेश में वैकेंसी नहीं है, बिहार में वैकेंसी मिल रही है। ये कुछ ऐसे बुनियादी मामले हैं राजीव जी, जिसको राहुल गांधी इतना गंभीरता के साथ उठा रहे हैं। चुनाव के मुद्दे यही होंगे, उन मुद्दों से इस चुनाव को भटकाना बहुत मुश्किल चीज है, क्योंकि आप एक कृत्रिम वातावरण आप लंबा समय तक बना के नहीं रख सकते। उस कृत्रिम वातावरण का आवरण बहुत जल्दी वो हट जाता है। ये सरकार, मुझे लग रहा है कि जो मैं देख पा रहा हूं, 2004 की चुनावी परिस्थितियां पूरे याद आती है राजीव जी, कि वो इंडिया साइनिंग और जो चमक दमक की स्थितियां थी, सब लोग दावा करते थे कि भाई अटल बिहारी वाजपेयी को कैसे हराया जा सकता है, कैसे हराया जा सकता है। उसी सीन को 2024 में मैं रिपीट होता हुआ देख रहा हूं आज की परिस्थितियों में। क्योंकि टीम इंडिया में जो एकजुटता है, उसको सलाम करना पड़ेगा कि आप इनकम टैक्स से नहीं डर रहे, सीबीआई से नहीं डर रहे, ईडी से नहीं डर रहे, तमाम आपको डराने के प्रयास हो रहे हैं, लेकिन आप अपने जगह पे खड़े हैं और खड़े ही नहीं है। अब बीजेपी की नींदें उड़ गई है कि भाई कोई मतभेद नहीं हो रहा, सीटों का सेटलमेंट हो जा रहा है। अब बताइए, सीटों का सेटलमेंट भी हो जाएगा तो कोई घटक दल आपके पास क्यों आएगा। वो स्थितियां, बिल्कुल मैं कह रहा हूं कि कुछ चंद दिनों में स्थितियां इतनी तेजी से बदल रही हैं। और राहुल गांधी की 14 जनवरी से भारत न्याय यात्रा, इसकी कल्पना भी बीजेपी के नेताओं ने नहीं की थी, और मोदी अमित शाह जी ने तो बिल्कुल नहीं की थी कि वो इस फिर से जो है कि यात्रा पे निकल जाएंगे और वो हाइब्रिड किस्म की यात्रा पे निकलेंगे। उनके उस यात्रा से भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से डरती है राजीव। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। ये अचानक राहुल गांधी ने एक सरप्राइज ऐसा दिया है कि इससे बीजेपी जरूर परेशान है और इंडिया गठबंधन इससे मजबूत जरूर होगा, ये साफ दिखाई दे रहा है। इस बीच रोजाना हम चर्चा ईवीएम की करते हैं, ईवीएम को लेकर कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन तो आपको जरूर देते हैं। आज भी एक जानकारी आपसे साझा कर रहा हूँ। जानकारी ये है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर जितने भी सोशल मीडिया पे पोस्ट किए जा रहे हैं उसको हटाने का आदेश दिया गया है। और ये आरोप है, वरिष्ठ वकील देश के प्रशांत भूषण ने ये आरोप लगाया है केंद्र सरकार पर कि उनके जो पोस्ट हैं उसको ट्विटर से हटाने के लिए कहा गया है। और ऐसी ही बातें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर जितने वीडियो हैं बाकी हैं, ट्विटर के अलावा सोशल प्लेटफॉर्म दूसरे हैं, यूट्यूब हैं, इन सब से भी हटाने के लिए कहीं ना कहीं दबाव डाला जा रहा है या उसकी रीच को कम की जा रही है। ये खबर है, आपसे साझा कर रहा हूं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम को लेकर एक दूसरी लड़ाई है, सियासत की लड़ाई, और उसमें सियासी रोटी कौन सेकेगा या उस कुर्सी पर कौन बैठेगा ये तय करती है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसको जाके आप सुबह सुबह ठंड में, गर्मी में लाइन में लग के दबा के आते हैं। लेकिन आपकी इस वोटिंग मशीन जो है वो आपके वोट को वहाँ तक पहुँचाती है कि नहीं पहुँचाती है, शक की सुई यहीं से रुकी हुई दिखाई देती है। और जबकि सुई अगर रुक जाए तो घड़ी को रुकना नहीं चाहिए, उसको चालू रहना चाहिए। तो ये चालू रहे, इसके लिए लोग आंदोलित हैं। उस आंदोलन में आप हिस्सेदार बनिए और उसमें विजय जरूर मिलेगी।
अंग्रेज जीत नहीं पाए, वो भी चले गए 250 साल हमारे देश पर राज करने के बाद भी। तो आंदोलन हमेशा एक सफलता की कुंजी तो आपके हाथ में देकर ही जाता है, तो कहीं ना कहीं आप सफल होंगे। चलिए, इस जानकारी के साथ इस कार्यक्रम को समाप्त करना चाहता हूं। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं राहुल लाल जी आपके इस क्लोजिंग कमेंट के लिए। बहुत शुक्रिया राकेश अचल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, प्रशांत टंडन जी, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी और अमलेंदु उपाध्याय जी। आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद कि आप लोग जुड़े, अपनी बात अपने विचार रखें। और आप तमाम साथी जो हमारे साथ बने हुए हैं